जरूर जाके देखिए। सॉल्यूशन चैप्टर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, ठीक है। आपकी जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से उसको चेक करिएगा। फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन होते क्या है। सॉल्यूशन देखिए, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें एक पार्टिकल सोल्यूट और दूसरा पार्टिकल सॉल्वेंट होता है। ये आप सब लोगों को पता है। सोल्यूट जिनकी क्वांटिटी कम होती है और सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे कि सोल्यूट के केस में आप नमक को ले सकते हो, सॉल्वेंट के केस में आप पानी को ले सकते हो, सही है। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सोल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनस मिक्सचर, उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, और टू और मोर देन टू कंपोनेंट में कौन कौन से होते हैं? एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम फेज। मतलब समझिए कि होमोजेनस मिक्सचर में मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के इसके अंदर इस तरह से घुल जाता है कि आप कहीं से भी सैंपल ले, आपको उसका टेस्ट सेम मिलता है। जैसे कि अगर आपने कभी गौर किया हो, आप जब मार्केट से कोका कोला या थम्स अप खरीदते हो तो वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है। हालांकि उसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर पानी और CO2 है, लेकिन आपको टेस्ट कहीं से भी ले लो सेम ही मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड अ होमोजेनस सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, जैसे घर पे आप मीठा पानी बनाते हो, शिकंजी बनाते हो, दैट इज कॉल्ड अ होमोजेनस सॉल्यूशन। तो होमोजेनस सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का, जिसमें से एक कंपोनेंट को सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट बोलते हैं, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे, फटाफट से आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। खास बात, सॉल्यूशन को हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे। अगर पूरे सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर उसमें तीन कंपोनेंट है तो उसको टर्शनरी या टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर उसमें टोटल चार कंपोनेंट है तो उसको क्वाटनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन हमें यहां पर इस पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन से ही डील करना होता है। हमेशा याद रखो, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है, बाकी जितने भी कंपोनेंट है वो सबके साथ सॉल्यूट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास n कंपोनेंट है तो उसमें से सिर्फ एक ही कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और बाकी जितने भी बचे हैं n-1 वो सारे के सारे सॉल्यूट होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं। आज यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं सॉल्यूशंस को, ठीक है। सो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फेज के अकॉर्डिंग भी होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है एक्चुअली कि सॉल्वेंट का फेज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉल्वेंट का फेज यहाँ पर गैसियस है तो इसका मतलब सॉल्यूशन का फेज भी गैसियस ही होगा। तो एक बात हमको यहां से समझ में आती है कि जो सॉल्यूशन का फेज होता है वो सॉल्वेंट के फेज से मैच करता है। सॉल्वेंट मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। जो आपका सॉल्वेंट का फेज होगा सॉल्यूशन का फेज वही होगा। तो इसका मतलब जरा चेक करिए, यहां पर गैसियस सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं जिसमें गैस और गैस, गैसियस सॉल्वेंट में गैसियस सॉल्यूट को मिक्स किया जा सकता है, गैसियस सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्यूट को मिक्स किया जा सकता है, गैसियस सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स किया जा सकता है, और उससे आपको गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि सॉल्वेंट का फेज गैसियस है, जो भी फेज सॉल्वेंट का होगा वही सॉल्यूशन फेज होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर होता है। लेकिन हमें इस चैप्टर में किसको डील करना है? सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस को डील करते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब आप समझ लीजिए। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब निकल के आता है क्या, बताइए मुझे जरा सब लोग, क्या हो सकता है लिक्विड सॉल्यूशन का? एक्चुअली लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसके अंदर जो सॉल्वेंट का फेज है वो कैसा होगा? लिक्विड होगा। अब लिक्विड में या तो आप गैस को मिक्स करो, लिक्विड में आप लिक्विड को मिक्स करो, या लिक्विड में आप सॉलिड को मिक्स करो। उसके एग्जांपल आप देख लो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें लिक्विड सॉल्यूशंस ही पढ़ने हैं। मतलब जब आप ऑक्सीजन, कभी देखे हो आप कि ऑक्सीजन जो है वैसे इतनी ज्यादा डिसोल्व नहीं होती है। किसमें? ऑक्सीजन इतनी ज्यादा डिसोल्व नहीं होती है पानी में। लेकिन हमारे जो वाटर क्रीचर्स हैं वो कैसे जिंदा हैं? इसका मतलब ऑक्सीजन थोड़ी बहुत तो पानी में डिसोल्व होती तभी जिंदा है। तो इसका मतलब आप इसको क्या कह सकते हो? बेसिकली इसको आप बेसिकली क्या कह सकते हो? यस, दैट इज कॉल्ड अ लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके अंदर गैस एज अ सॉल्यूट प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल ले सकते हो लिक्विड टू लिक्विड का, जैसे कि इथेनॉल, जो कि वाटर में डिसोल्व होता है, बड़ा कॉमन एग्जांपल है। समझ में आ गया? पीने की बात ही कर रहा हूं। फाइनली C2H5OH अगर वाटर में डिसोल्व कर दोगे तो उसमें लिक्विड ही सॉल्यूट है, लिक्विड ही सॉल्वेंट है। अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमने सॉलिड लिक्विड में मिक्स कर दिया तो, जैसे कि ग्लूकोज एंड NaCl जब हम डिसोल्व करते हैं वाटर में, तो ये क्लासिफिकेशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फेज के अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन बताया है। और मजे की बात यह है कि सॉल्वेंट की फेज पर डिपेंड करता है कि यहां पर सॉल्यूशन का फेज क्या होगा। अगर सॉल्वेंट आपका गैसियस है तो पक्का गैसियस सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो पक्का लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और अगर अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन आपका सॉलिड फेज में ही होगा।
ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और हमें इस पूरे चैप्टर में डील किसको करना है, हमें इस पूरे चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन को डील करना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हमें सॉलिड सॉल्यूशन को डील नहीं करना है, गैसेस सॉल्यूशन को भी डील नहीं करना है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे चैप्टर में, जिस पे क्वेश्चन भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो है स्ट्रेंथ निकालना या फिर कॉन्सेंट्रेशन निकालना। जरा समझिए कि आपके घर में अगर आप मेहमान आए और आपने मीठा पानी बनाया, स्वीट वाटर बनाया, अगर वो अच्छा बन गया, बाय द वे शरबत बोलेंगे जिसको, अच्छा बन गया, तो क्या पूछेंगे आपसे, कितना शुगर डाला? या चाय अच्छी बन गई तो क्या पूछेंगे आपने, कितना दूध डाला? यानी कि आपको वो बार बार सोल्यूट की क्वांटिटी पूछता है कि आपने सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितनी डाली है, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। और हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट को बताने के लिए बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मोल फ्रैक्शन, जैसे कि परसेंटेज मास परसेंटेज जिसको कहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे, मास बाय वॉल्यूम कहेंगे, पार्ट पर मिलियन कहेंगे, मोलैरिटी कहेंगे, मोलालिटी कहेंगे, नॉर्मेलिटी भी कहेंगे। तो ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन आते हैं। सो हमको फटाफट से इनको रिवाइज कर लेना है एक साथ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो फटाफट से इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिवाइड और यहां पर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और सॉल्यूशन में सोल्यूट का क्वांटिटी कितना है वो कौन बताएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास जो हमें ये बताएंगी। तो सबसे पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालने हैं तो आप सिंपल सा एग्जांपल लो। लेट अस सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर में हमारे पास है ना ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है। मान लेते हैं कि ए कंपोनेंट सॉल्यूट है, मान लेते हैं सॉल्यूशन बनाया तो ए कंपोनेंट सॉल्यूट है। मान लेते हैं कि जो बी कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट है, बी कंपोनेंट अपन क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट है। अब आप खुद से दिमाग लगाना, मैं अगर यहां पर ए के मोल्स यहां पर कितने डाल दूं, Na, बी के मोल्स मैंने डाल दिए Nb, तो आप मुझे बताओ कि टोटल मोल्स कितने निकल के आए, दैट इज Na प्लस Nb। इन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, टोटल मोल्स इन दोनों के मोल्स के समेशन के बराबर होंगे, सबको समझ में आता है, ये टोटल मोल्स हो गए। अब अगर मैं XA यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, दैट इज मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा, दैट इज मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यही करूंगा, सिंपल है। तो यहां पर अगर आपको किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो उसके मोल्स ले लो और उस पूरे सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हैं उनके रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। मजे की बात ये होती है कि जितने भी कंपोनेंट आपके पास प्रेजेंट हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का समेशन सिर्फ एक होता है। आप खुद से जोड़ के देख लो, ये XA और XB अगर आप प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ के देखो, दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर आप जोड़ोगे तो बेसिकली टोटल 1 ही आएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आपको अभी काम देगा थोड़ी देर में, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सबको समझ में आता है। एक मजे की बात, XA किसके बराबर होता है, 1 माइनस XB के इक्वल होता है। ये मोल फ्रैक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग आगे रोल्ट लॉ में यूज करते हैं। रोल्ट लॉ पढ़ेंगे, अगर यूज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकालना सीख गए। अच्छा, मोल कैसे निकालते हैं ये कई बच्चों को नहीं पता होगा। मोल निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, ये सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। सो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन वाला टर्म हो गया जिसमें मोल्स आप ध्यान रखिएगा कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर होता है सब लोगों को, छोटी छोटी चीजें न्यूमेरिकल को सोल्व करने में मदद करेंगी। अब आते हैं हम लोग मास फ्रैक्शन में। मास फ्रैक्शन कैसे कहते हैं जरा चेक करो, परसेंटेज ऑफ मास या मास परसेंटेज भी कह सकते हो, तो वो होता है परसेंटेज W/W। ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें आप न्यूमिनेटर में लेते हो सॉल्यूट का मास, डिनोमिनेटर में लेते हो सॉल्यूशन का मास, इनटू कर देते हो 100 में, तो ये फाइनली मास परसेंटेज आ गया। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल, क्लियर होता है, ये मास परसेंटेज आ गया। तो बहुत ध्यान से इसको चेक करते रहिएगा। लास्ट में अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो मैं बिल्कुल लास्ट में आपके यहां पर क्या लूंगा, चैट्स में से आपके क्वेश्चन लूंगा। अभी मेरा पढ़ाने पे ध्यान है, मैं ऐसा चाहता हूं कि जितना भी हमारे पास टाइम है उसमें हम लोग ये चैप्टर 1 आवर या 1.5 आवर में कंप्लीट कर दें। तो आप मेरा साथ देना और पूरी तरह से स्क्रीन पे ध्यान लगाना। तो मास परसेंटेज का मतलब है द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको हम लोग मास परसेंटेज कहते हैं। आप हमेशा याद रखना जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को, परसेंटेज वाली जितनी भी टर्म है उसमें डिनोमिनेटर को आप 100 मानोगे हमेशा। अब यहां पर देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो अगर आप जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो अगर आपको दे दिया परसेंटेज वेट बाय वेट, ये टर्म दे रखी है, जैसे मान लो कि 4 दे दी, कि किसी के लिए कॉन्सेंट्रेशन यानी परसेंटेज वेट बाय वेट टोटल 4 दे रखा है, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म वेट बाय वेट में दे रखी है और उसकी वैल्यू 4 दे रखी है। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप हमेशा याद रखना इजी तब बनेगा जब डिनोमिनेटर वाली टर्म को आप 100 मान लोगे।
यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन। मैं इस केस में क्या करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन को कितना मानूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन को परसेंटेज में बता रहा हूं, सिर्फ ये ट्रिक सिर्फ परसेंटेज वाले में आपको अप्लाई करनी है। मास ऑफ सॉल्यूशन को 100 ग्राम्स मानूंगा। अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो पक्का ये बात है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, ऑब्वियसली 4। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी से सोल्व करने हैं, ठीक है, 4 ग्राम। इसी तरह से नीचे आ जाओ, यहां पर वॉल्यूम बाय परसेंट, यानी कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म में क्या है, न्यूमिनेटर में वॉल्यूम लेना है आपको सॉल्यूट का, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का लेना है। मैंने आपसे फिर से एक बात बोली थी, क्या बोली थी, मैंने आपसे यह कहा था कि अगर आपको जब भी कभी परसेंटेज दे रखी हो, जब भी कभी आपको परसेंटेज में दे रखा हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो डिनोमिनेटर को आपको 100 मानना है। तो इस केस में डिनोमिनेटर को क्या मानोगे, जरा बताओ मुझे। डिनोमिनेटर कौन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इस बार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इस बार आप क्या मानोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 मानोगे, और वो 100 ml लेना है आपको। ले लिया, इससे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। हमेशा डिनोमिनेटर को 100 मानना है। तो आप खुद से बताओ, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 है तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि 4% बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखी है, तो आप बताओ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 4 ml। आता है सबको समझ में, तो 4 ml होगा। ये आप लोगों को इस तरह से सोल्व करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि डिनोमिनेटर को आप 100 मान के चलोगे जब भी आपके पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम टर्म्स आएंगी। क्या आप लोगों को ध्यान रखना, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब आते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब न्यूमरेटर में आपको वेट लेना है सॉल्यूट का, डिनोमिनेटर में हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको परसेंटेज टर्म दे रखी हो तो आपको डिनोमिनेटर को 100 मान के चलना है। तो आप एक बात बताओ, अगर आपको फिर से मैं कह दूं कि 4% वेट बाय वॉल्यूम एक कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखी है, तो आप क्या कहोगे उस केस में। वॉल्यूम अगर हम मान लें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मानना है, मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को हमेशा मानना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं मान लूं 100 ml, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैंने 100 ml मान लिया तो उस केस में वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, जितना वैल्यू दे रखी है, सवाल आसान हो जाएंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट होगा 4 ग्राम। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट का वेट ग्राम में होगा और वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में लेना है। यहां पर हमेशा याद रखिएगा, वेट आपको ग्राम में लेना है और वॉल्यूम आपको ml में लेना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपल सिंपल सी टर्म्स है, फोकस करो, बहुत आसान है। यानी कि आप हमेशा जब भी बोलोगे तो यहां पर ध्यान रखने की बात है परसेंटेज वाली टर्म्स में कि न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट लिया जाएगा और डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन लिया जाएगा। अब ये टर्म बहुत आसान होते हैं, उनके क्वेश्चन करने भी बहुत आसान होते हैं। अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो इनके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, सॉल्यूशन वाले भी। अब आते हैं पार्ट पर मिलियन, यहां सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। पार्ट पर मिलियन, अब आप एक बात बताओ, जब आप परसेंट निकाल रहे थे, अभी आप थोड़ी देर में परसेंट निकाले हो ना, जैसे कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, तो आप क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। देखो आप टर्म खुद से ही देख के आए हो अभी थोड़ी देर में, 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर यही परसेंट ना लिख के मैं लिख दिया हूं यहां पे पर मिलियन, अगर मैंने परसेंट की जगह पर मिलियन लिख डाला तो इस केस में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से नहीं करूंगा, मिलियन से करूंगा। मिलियन क्या होता है, 10⁻⁶। बस इतना सा ही फर्क है। अब मजे की बात यह है कि पार्ट पर मिलियन को भी 3 टर्म में आप डिवाइड कर सकते हो, वेट बाय वेट पार्ट पर मिलियन, ध्यान से समझना, वेट बाय वेट पार्ट पर मिलियन, और आप ले सकते हो वेट बाय वॉल्यूम पार्ट पर मिलियन एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पार्ट पर मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करो। अब तरीका वही है, आपको 100 की जगह 10⁻⁶ लगाना है। मैं एक आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। जैसे सपोज करो आपको दे दिया वेट बाय वेट पार्ट पर मिलियन, तो उस केस में इसको डिफाइन कैसे करोगे, ऊपर तो लिखा जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो जरा ध्यान से, वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो ऊपर लिखा जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। इनटू किससे करोगे, 10⁻⁶ से, सिर्फ इतना सा ही फर्क है। बच्चे घबरा जाते हैं, पीपीएम क्या है, कुछ नहीं है, 100 की जगह 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब सिमिलर है। आ गया सबको समझ में, तो ये ध्यान रखना है पार्ट पर मिलियन का। अब आगे वाली टर्म पर चलते हैं फटाफट से। मोलालिटी, नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें क्या लिखते हैं, दैट इज रियली वेरी सिंपल, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट।
ये अकेली ऐसी टर्म है जहां पर डिनोमिनेटर में आपको वेट लेना है सॉल्वेंट का। दिस इज दी ओनली टर्म, लिख लो आप, दिस इज दी ओनली टर्म जिसमें आप सॉल्वेंट को यूज करते हो बजाय सॉल्यूशन के। इन डिनोमिनेटर यू आर यूजिंग सॉल्वेंट। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग कि भैया यहां पर सॉल्वेंट को यूज किया जाता है। द मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मोलालिटी कहते हैं बच्चों। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई पूछे कि मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, दैट इज मोल पर केजी। इट्स रियली वेरी सिंपल, मोल पर केजी। अब अगर मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पे कोई कह देता है कि 2.5 स्मॉल m ये आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो इस केस में आप क्या मान के चलोगे, इसमें ये मान के चलना है हमेशा। देखिए परसेंटेज वाली टर्म में आपको 100 मानना है, लेकिन जब ये जो नॉर्मल टर्म है जैसे कि मोलालिटी, मोलारिटी, इस केस में आपको डिनोमिनेटर को 1 मान के चलना है। अब बताओ डिनोमिनेटर कौन है। मैं अब यहां पर क्या लिखूंगा पता है, लेट द वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेट द वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 kg। अगर मैंने सॉल्वेंट के वेट को 1 kg ले लिया तो इस केस में वेट, गौर से देखना, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने निकल के आएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने निकल के आएंगे 2.5। आप खुद से दिमाग लगाओ, अगर मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट को 1 रख दिया तो जो भी मोलालिटी है वो सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर हो जाएगी। अगर आपको 2.5 स्मॉल m दे रखा है तो उसका मतलब क्या होता है कि भैया अगर आपने 1 kg सोल्वेंट लिया तो सोल्यूट के मोल 2.5 होंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। तो ये तो हो गया मोलालिटी। कल को कोई पूछे मोलालिटी क्या होता है, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, सीधे सीधे याद रखो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पे, मोलारिटी, that is moles of solute per liter volume of solution. This is one of the highly used concentration term in chemistry. केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मोलारिटी। क्लियर हो गया, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मान लो आपको किसी क्वेश्चन में 1.7 कैपिटल M ये आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो उसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको कहा था, आप थोड़ी देर में याद करो, डिनोमिनेटर को नॉर्मल टर्म्स में हमको 1 मानना है, डिनोमिनेटर को 1 मानोगे तो हमको यहां पर क्या करना है, सॉल्यूशन का, ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको हमको क्या मानना है, 1 लीटर। उस केस में जो भी आप खुद से देखो, अगर आपने डिनोमिनेटर को 1 मान लिया, दिस इज ऑल इक्वल्स टू 1, उस केस में जो भी मोल्स हैं सोल्यूट के वो सीधे सीधे किसके बराबर होंगे, मोलारिटी के। इसका मतलब अगर मैं यहां पर मोल्स ऑफ सोल्यूट पूछूं तो कितने निकल के आएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट सीधी आपकी मोलारिटी के इक्वल होंगे, दैट इज 1.7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको फोकस करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, मोलारिटी हो गई। अब आते हैं नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में सिर्फ इतना ही फर्क है, जरा देखो मोलारिटी को कैसे डिफाइन किया था आपने, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिफाइन करे थे आप थोड़ी देर पहले। और इसी तरह से नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर सकते हो। नॉर्मेलिटी क्या होती थी, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दी इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सवाल है कि इक्विवेलेंट को आपको निकालते कैसे हैं। देखिए आप मोल्स को कैसे निकालते हैं बताओ जरा। मोल्स को निकाला जाता है गिवन मास बाय मोलर मास, सही है, मोल्स को निकाला जाता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो इक्विवेलेंट को कैसे निकाला जाता है, दैट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब सवाल ये कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास के लिए यहां पर लिखा हुआ, जरा चेक करो, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, जिसको हम लोग एन फैक्टर भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एन फैक्टर पे तो मेरी बहुत फेमस वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे, सबसे ज्यादा रनिंग वीडियो है वो, ठीक है, एन फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, व्हाटएवर बी द मोलर मास, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, उससे आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भैया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला तो बताओ, तो वो क्या होता है, दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर इक्विवेलेंट मास लिया जाता है और इक्विवेलेंट मास का अगर आप फॉर्मूला रख दो तो वो निकल के आएगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास इनटू यहां पर क्या लिखोगे, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अब निकालते कैसे हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, यहां से अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, दैट इज इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सब्सटेंस, इस तरह से निकाला जाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। सबको समझ में आ गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना ना, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो यहां पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये उल्टा लिख दिया गया है गलती से, उसको ध्यान मत देना, यहां पर मैंने ऊपर इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो
आ जाओ फटाफट से, ये सारी चीजें मैंने आपको डिफाइन करवा दी हैं, आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा। न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, पहले हम लोग यहां ध्यान देंगे क्वेश्चंस, पहले एक बार थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। थ्योरी कर लो, क्वेश्चन अगर आपको डिटेलिंग करनी है तो मैं इनके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 150 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं सिर्फ न्यूमेरिकल पे, आप एक बार सर्च करो, या फिर आप मैं अपने टेक्निकल टीम को बोलता हूं कि सॉल्यूशन अभी जैसे ये खत्म होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको न्यूमेरिकल की मिल जाएगी वीडियो, डोंट वरी अबाउट इट, चिंता नहीं करना, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अभी आएगी सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह सब आएगी अवधेश, चिंता मत करो। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर ये फॉर्मूला गलत लिख दिया, इस पे फोकस मत करना, मैं ऊपर लिख चुका हूं। ओवरऑल अगर कोई नॉर्मेलिटी पूछे तो क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, जैसे मोल निकालते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सबको समझ में आ गया। अब फटाफट से आगे चलते हैं, भैया ये एन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एन फैक्टर कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो एन फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखिए वो डिपेंड करता है आपके सोल्यूट पर। अगर आपका सोल्यूट एसिड है तो उसने जितने H+ आयन दिए, वो जितने H+ आयन अगर देगा वो उसका एन फैक्टर होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले लो HCl के लिए अगर कोई एन फैक्टर पूछे तो वो होगा 1, क्योंकि वो एक ही H+ आयन दे सकता है एक्वस सॉल्यूशन में, समझ में आ गया। अब बेस के केस में क्या होगा, बेस के केस में एन फैक्टर होगा नंबर ऑफ OH- आयन गिवन बाय इट, number of OH- आयन गिवन बाय इट। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ OH- आयन गिवन बाय इट, जितने OH- आयन देगा वही उसका एन फैक्टर है। जैसे अगर कोई पूछे आपसे कि NaOH का एन फैक्टर बताइए, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो सिर्फ एक ही OH- आयन देगा, ओनली 1 OH- आयन इज गिवन बाय दिस NaOH, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब सोल्ट के हिसाब से, सोल्ट के लिए अगर कोई एन फैक्टर पूछे तो कैसे निकालोगे, दैट इज टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। ये बहुत आसान है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सोल्ट ले लेते हैं, तो यहां पर सोल्ट देखो, सोल्ट Al2SO4 होल थ्राइस दिखाई दे रहा है, Al2SO4 होल थ्राइस, सब लोग गौर से देखो, Al2SO4 होल थ्राइस, ये हमारे पास एक सोल्ट है। और अगर कोई पूछे कि इसका एन फैक्टर कितना है तो आपको क्या करना है, टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करना है। एल्यूमिनियम को सबको पता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, यहां पर 2 एल्यूमिनियम है तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर हो गया, इसका मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 6, इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 6। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एन फैक्टर 6 हो गया। जितना उस पे चार्ज है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको, तो एन फैक्टर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसका वही एन फैक्टर होता है। नाउ इफ विल टॉक अबाउट, जरा चेक करना ध्यान से, इसको देखो। अब हम लोग आगे चल रहे हैं आयंस। आयंस के केस में जितना आयन पे चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि Cl- का एन फैक्टर बताइए, तो Cl- एन फैक्टर -1, जितना उस पे चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड लेना है। अब एक और बात क्लियर कर देता हूं, एन फैक्टर का कभी भी प्लस या माइनस नहीं लगाया जाता, तो एन फैक्टर यहां पर आपको प्लस या माइनस नहीं देखना। अगर कोई पूछे कि Cl- का एन फैक्टर बताओ, तो जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है वही उसका एन फैक्टर है, तो ये होगा 1, तो -1 नहीं है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहां लिख लो कि एन फैक्टर इज ऑलवेज यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड। आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, आपको कभी भी उसका साइन नहीं लेना, क्योंकि एन फैक्टर जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा एन फैक्टर पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लास्ट में रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कैसे निकालोगे, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय इट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, लेट अस सपोज वी हैव एन एग्जांपल, मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया गया, यहां पे जरा चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के तौर पे आपको KMnO4 का एन फैक्टर पूछा, ठीक है, KMnO4 का एन फैक्टर पूछा, तो सब लोग ध्यान देना, KMnO4 का एन फैक्टर अगर आप ध्यान दो तो ये आपको मालूम होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, देखो जरा यहां पर KMnO4 में Mn जो मैंगनीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, ओवरऑल इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो यही इसका एन फैक्टर है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि एन फैक्टर क्या होता है, सबको समझ में आ गया। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। अगला स्लाइड क्या है जरा चेक करो। अब हम पढ़ेंगे डिल्यूजन लॉ।
अगर आपने जरा चेक करना कि अगर आपने किसी कंटेनर जिसका कॉन्सेंट्रेशन M1 था, जिसकी वॉल्यूम जो V1 है, उसमें अगर ऊपर से पानी डाल दिया तो नया कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, M2 का वैल्यू क्या निकल के आएगा। उस केस में आप डिल्यूजन लॉ को यूज कर सकते हो। आया सबको समझ में? डिल्यूजन लॉ हमें ये कहता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स पहले थे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमेशा फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे। ऑब्वियसली आपने पानी तो डाला है, सोल्यूट के मोल्स तो चेंज नहीं हुए हैं। यहां पर मोल्स सोल्यूट के जितने इनिशियली थे उतने ही फाइनली हैं। अगर मोल्स इनिशियल और फाइनल बराबर है तो मोल निकालते कैसे हैं? अभी आप पढ़ के आए हो मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी होता है मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सही है। तो डिल्यूजन लॉ ये कहता है कि इनिशियल मोल फाइनल मोल के बराबर होते हैं। इसका मतलब इनिशियल मोल M1V1 से निकलेंगे, फाइनल मोल कैसे निकलेंगे? M2V2 से। सही है। तो इस केस में आप खुद ही सोच लो, यहां पर M1V1 = M2V2। जब भी आप डाइल्यूट करोगे सिस्टम को तो आपको ये M1V1 = M2V2 ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाना होता है। इसी तरह से मिक्सिंग का भी लो होता है। मिक्सिंग मतलब अगर आपने मान लो कि 2 कंटेनर लिए, एक कंटेनर में सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, एक दूसरा कंटेनर और लिया जिसकी मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। अगर गलती से भी आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, गलती से क्या आप जानबूझ के भी करोगे, अगर दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो मिक्सिंग वाला लॉ लगेगा। इसमें दोनों को मिक्स करने के बाद जो नया मोलैरिटी निकल के आएगा उसका फॉर्मूला लिखा है, ये वो क्या होगा? दैट इज रियली वेरी सिंपल, M1V1 + M2V2 / V1 + V2। और नॉर्मैलिटी के केस में देखना चाहते हो तो N1V1 + N2V2 / V1 + V2। इट्स रियली वेरी सिंपल। बड़ी फंडामेंटल चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। नाउ दिस इज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन। क्लियर होता है? ये मिक्सिंग लॉ कहलाता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करने में मदद करेंगी। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब यही है सॉल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से आपके सॉल्यूशन चैप्टर जो है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होता है। इससे पहले तो सब 11th का पार्ट था। अब हमें क्या क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन की खास बात यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। पहला है वोलेटिलिटी। सॉल्यूशन वोलेटाइल हो सकते हैं, सही है। कोई कम वोलेटाइल होता है, कोई ज्यादा वोलेटाइल होता है। उसके हिसाब से हमें हेनरी लॉ पढ़ना है, उसके हिसाब से हमने रोल्ट लॉ पढ़ना है, उसके हिसाब से हमें आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, उसके हिसाब से हमें वेपर प्रेशर पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना है, उसके हिसाब से हमें क्या पढ़ना है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस के फैक्टर को पढ़ना है, ऑस्मोसिस क्या होता है, और वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये सारी चीजें हमें अभी पढ़नी है और एक्चुअल में यही है आपका चैप्टर। क्लियर हो गया? सबसे मजेदार बात, गैस और लिक्विड दोनों के दोनों, ये चीज ध्यान रखना, गैस और लिक्विड दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है। पहली बात तो गैस और लिक्विड दोनों के मॉलिक्यूल्स रैंडम ब्राउनियन मोशन करते हैं। दूसरा ये मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, ठीक है, KTG याद है आप लोगों को, जो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी थी, वही लिक्विड भी फॉलो करते हैं। लिक्विड भी उस चीज को फॉलो करते हैं। गैस और लिक्विड दोनों के दोनों कंबाइनली फ्लूइड्स कहलाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखने, ठीक है। इसका मतलब यहां पर अगर आप गैस के लिए PV = nRT लगाते हो, PV = nRT, तो कुछ अलग वे से ये सॉल्यूशन के ऊपर भी लगाई जा सकती है, जो कि ऑस्मोसिस में आपको लगा के दिखाऊंगा। ये लिक्विड के लिए भी स्टैंड करेगी ये, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस आपको वहां पे करने हैं। लेकिन वहां पर R की वैल्यू जो गैस कांस्टेंट है वो लिक्विड में भी यूज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीजें जो गैस और लिक्विड में सिमिलर है तो उसको हम लोग उसके एज इट इज यूज करते हैं। अब हम एक एक चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? देखिए, वोलेटाइल का मतलब एक सॉल्वेंट अगर लो टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाए, अपनी वेपर क्रिएट करने लगे। वेपर का मतलब समझिए, लिक्विड फॉर्म में तो वो होता ही है। मान लो उसके कुछ मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप हो गए, सरफेस से निकल के वेपर फॉर्म में चले गए, ये जरा चेक करो। तो ये सरफेस से जो वेपर फॉर्म में गए हैं बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स, ये उसकी क्या, यही प्रॉपर्टी कहलाती है वोलेटिलिटी। ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है। जैसे कि आपने पेट्रोल देखा होगा, आपको कहते हैं ना कि पेट्रोल का ढक्कन बंद रखो नहीं तो पेट्रोल उड़ जाएगा। तो पेट्रोल में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हर एक लिक्विड का अपना वोलेटिलिटी नेचर होता है, हर एक लिक्विड का अपना एक वोलेटिलिटी नेचर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट होता है जो कि वोलेटाइल फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो लो टेम्परेचर पर जो सॉल्वेंट वेपर फॉर्म करे वो वोलेटाइल होता है। अब इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब यहां पर इवेपोरेशन इज अ चेंज इन अ फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर।
इवेपोरेशन का मतलब अगर कोई सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन लिक्विड फेज से वेपर फेज में चला जाए उसको इवेपोरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन किसको कहते हैं? जस्ट उल्टा, जो वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ जाए उसको कंडेंसेशन कहते हैं। बस ये वोलेटिलिटी होती है। वोलेटिलिटी का मतलब वो वहां पर वेपर क्रिएट कर पा रहा है लिक्विड। क्लियर हो गया? लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे नहीं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो हर कोई वोलेटाइल ही होगा ना भाई। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तो कोई भी सहन नहीं कर सकता लिक्विड। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर का। अब हमको पता है कि अगर कोई लिक्विड दो फॉर्म में रह सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन दो फॉर्म में रह सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है, और वो लिक्विड फॉर्म के साथ साथ, वो तो लिक्विड फॉर्म में रहता ही है, लिक्विड फॉर्म के साथ साथ अगर वो गैसेस फॉर्म में भी रह सकता है। ये देखिए नीचे लिक्विड फॉर्म है और ऊपर उसकी गैसेस फॉर्म है। अब किसी की गैसेस फॉर्म कम होती है, किसी की गैसेस फॉर्म ज्यादा होती है। अब आप खुद से देखो, किसी की गैसेस फॉर्म कम होती है, किसी की गैसेस फॉर्म ज्यादा होती है। यस। अब एक वक्त ऐसा आएगा जब आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन लिया, उसको कंटेनर में बंद कर दिया और फाइनली कंटेनर, ये देखो एक बर्तन में डाल के कंटेनर में बंद कर दिया। फाइनली यहां पर सरफेस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे कहां जाएंगे? वेपर फॉर्म में जाएंगे। सही है, क्योंकि वो वोलेटाइल है। किसी की वोलेटिलिटी कम होती है, किसी की वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। ना सिर्फ वो वेपर फॉर्म में जाएंगे, कई बार वेपर फॉर्म से वापस भी आ जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है, ध्यान से समझिएगा, एक वक्त ऐसा आता है, वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं कि वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर आप काउंट करते हो इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे। एक वक्त ऐसा आता है कि रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाती है। मतलब मॉलिक्यूल जैसे वेपर हो रहा है, जितना वेपर हो रहा है उतना ही वेपर फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में भी आ रहा है। मतलब लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में जितनी स्पीड है उतनी ही वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने की स्पीड है। मतलब दोनों, मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर दोनों बराबर हो गए तो उस केस में वो वेपर कितना प्रेशर बनाती है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर की चीज को समझिए, यहां पर डेफिनेशन को देख लीजिए। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम के केस में कोई भी वेपर फेज कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होगा? रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि लिक्विड और वेपर ये क्या आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, उसी को वेपर फेज बोलते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे काम भी आएंगी। अब हम आते हैं हेनरी लो पर। यह आपका पहला लो है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हेनरी लो एक्चुअली पहले डिफाइन कैसे किया गया उसको जरा चेक कर लो। ये एक्चुअली गैस की सोल्यूबिलिटी चेक कर रहे थे हम लोग लिक्विड में, गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में चेक कर रहे थे, तो हम हेनरी लो को डिफाइन कर रहे थे। मतलब हेनरी लो को डिफाइन तब कर रहा था कि वो चेक कर रहा था कि गैस लिक्विड में कब सोल्यूबल होती है। मान लो आपने कंटेनर लिया जिसपे पिस्टन लगा हुआ है और उसमें गैस भरी हुई है, मान लो ये गैस है, ठीक है, और नीचे हमारे पास लिक्विड है। अब आप खुद से बताओ कि लिक्विड में गैस जो है उसकी सोल्यूबिलिटी कैसे बढ़ेगी। मैंने अगर प्रेशर बढ़ाया तो गैस की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होने लगेगी। गैस की जो सोल्यूबिलिटी है प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होने लगेगी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब जरा समझिए कि यहां पर हेनरी ने फिर अपना उसके हिसाब से अपना लो दिया। मतलब जरा समझिए कि जैसे जैसे उसने प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे गैस के सोल्यूबिलिटी लिक्विड में बढ़ने लग गई। आता है समझ में? यानी कि गैस की कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड में इंक्रीज होने लग गई। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो बहुत सारी होती है, उसने कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस्तेमाल की मोल फ्रैक्शन। हेनरी ने इस केस में मोल फ्रैक्शन एज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूज किया। उसने क्या कहा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस in a given volume of solvent is directly proportional to the pressure of the gas. Now this is really very important, जिसको हम लोग हेनरी लो कहते हैं। कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का कितना मास डिसॉल्व हुआ है वॉल्यूम के अंदर, किसके? सॉल्वेंट के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रेशर। आपने प्रेशर कितना अप्लाई किया है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मास ऑफ द गैस is directly proportional to the pressure applied to the gas. कितना आपने मास डिसॉल्व हुआ है वो सीधे सीधे प्रेशर आपने कितना अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करेगा।
अब उसने क्या किया, यहां पे उसने एक ग्राफ बनाया चेक करिएगा, उसने ग्राफ बनाया मास कितना डिसॉल्व हो रहा है और प्रेशर। ग्राफ से उसको ये समझ में आया कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे मास जो डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में बढ़ते जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ गया? अब बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। यानी कि वो एक्चुअली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड चेक कर रहा था। अब अगर कोई आपसे पूछे कि हेनरी लॉ एक्चुअली एप्लीकेबल किस पे है, तो गैसेस जो कि लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। जब गैस और सॉल्वेंट आपस में मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं, गैस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाते हैं, उस केस में डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होता है। ऑब्वियसली आप खुद ही देखो ना, गैस जब खुद लिक्विड में घुलने जा रहा है तो यहां पर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, उस केस में एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू 0 होगा, लेस देन 0 होगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद से एक दिमाग लगा के सोचो, आप कंटिन्यूसली प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्लियर हो गया? लेस देन 0 मतलब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। आप कंटिन्यूसली प्रेशर बढ़ा रहे हो। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर मैंने टेम्परेचर को चेंज किया और प्रेशर को चेंज किया तो एक्चुअली सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं दोनों सिचुएशन पे। तो पहला सिचुएशन चेक करो। अकॉर्डिंग टू द ली कैटले प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर गैसेस मोल्स। इस चीज को समझो कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इसका मतलब सिस्टम खुद मोल्स को कम करना चाहेगा, क्योंकि वो प्रेशर को कम करना चाहता है। आया समझ में? इसको सीधे सीधे शब्दों में समझो तो मतलब ये है, ये ली कैटलियर का प्रिंसिपल है, मैं सीधे सीधे समझाऊं तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैसेस मोल्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे और वो किस में घुलते जाएंगे, लिक्विड में। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, आप खुद से दिमाग लगाओ कि पानी में आपने CO2 को घोला, कैसे घोला होगा, हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर लगाते हो तो गैसेस मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड में भी घुल जाते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे सोल्युबिलिटी इंक्रीज होने लगती है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होने लगती है। ये तो प्रेशर के टर्म में हो गया। टेम्परेचर की बात करो आप, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस तो भाग जाएगी। खुद से ही दिमाग लगाओ, सीधी सीधी भाषा में बोलूं, प्रेशर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ती है लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी घटती है, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स बेसिकली वहां से भागने लगेंगे, एस्केप होने लगेंगे। अब इस चीज को उसने ऑब्जर्व किया और उसने अपना लॉ दिया। उसने क्या कहा, दैट, देखिए सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, उस पर अपना हेनरी ने अपना लॉ दिया। उसने कहा कि गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन जो लिक्विड में घुल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना आपने प्रेशर अप्लाई किया है। और उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस को उसने मोल फ्रैक्शन में लिया, यानी कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। और जब उसने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो उसने कहा x इज इक्वल टू kh इंटू p। और kh यहां पे क्या है, दिस इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट, उसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहां पर एक चीज है, कई बच्चे x इंटू p लिख देते हैं लेकिन एक्चुअली ये लो कुछ इस तरह से नहीं था, ठीक है। तो यहां पर अब आप गौर से देखना, यहां पर थोड़ी सी चेंजेस हैं चीजों में, आप ध्यान जरा देना। यहां पर आप थोड़ी सी चीजों में चेंज कर रहा हूं। ज्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमको तो यही समझ में आता है कि A प्रोपोर्शनल टू B है तो B प्रोपोर्शनल टू A है, एक ही बात है। नहीं, यहां पर चीजों में कुछ थोड़ा सा चेंज किया, किसने, हेनरी के लॉ ने। उसने ये कहा, यहां पर हमें तो समझ में यही आता है कि जो भी मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। इसको हेनरी ने कुछ अलग तरीके से लिखा। उसने ये कहा कि एक्चुअली, जरा गौर से समझना, हमको तो ये समझ में आया ना अभी तक जितना समझे कि जितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे x की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, यही समझ में आया। इसलिए हमने क्या लिखा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट लगाते हो, x इज इक्वल टू k इंटू p। हमको तो यही समझ में आया, लेकिन एक्चुअली ये हेनरी लॉ नहीं है। हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ है P इक्वल टू K इंटू एक्स। अब ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो हेनरी लॉ ये कहता है आपसे, अब ये चीजें ना बहुत सारे बच्चे गलत लिख के आते हैं। हेनरी लॉ ये कहता है आपसे, जरा चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ ये कहता है आपसे कि आपने, जरा चेक करना, यहां पर सपोज करो कि ये कंटेनर लिया और उसमें गैसेस पार्टिकल्स हैं, ध्यान से जरा चेक करना, और नीचे है हमारे पास लिक्विड, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, नीचे लिक्विड है। तो हेनरी लॉ के मुताबिक ये गैस उतना ही प्रेशर बनाएगी जितने इसके मोल फ्रैक्शन अवेलेबल है लिक्विड स्टेज में। दोबारा बोलता हूं, उसको उस तरह से पढ़ो,
पहला तो हमने ये पढ़ा, जितना हमें समझ में आता है उस हिसाब से बच्चा क्या समझता है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बच्चे इस तरह से याद कर लेते हैं और क्या लिख के आ जाते हैं, x इक्वल्स टू के इंटू पी, जबकि ये गलत है, इसको हेनरी लो नहीं कहते। यही हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, बट हेनरी लो ये नहीं है। हेनरी लो तो क्या है, p इक्वल्स टू के इंटू एक्स। अब इससे क्या समझ में आता है हमें, इससे हमें यह समझ में आता है, जरा गौर से समझना, कोई गैस उतना ही प्रेशर बनाएगी जितने मोल फ्रैक्शन इसके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट। जो अब मैं बोल रहा हूं एक्चुअल में वही है हेनरी लो। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें, दोबारा समझा देता हूं। कोई गैस कितना प्रेशर बनाती है वो डिपेंड करता है कि एक्चुअली उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कितने प्रेजेंट है। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज काम आएगी आपको। दैट प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। दैट गैस एक्चुअली कितने मोल फ्रैक्शन लिक्विड में प्रेजेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन लिक्विड। अब इस चीज को ध्यान से समझ लेना, यहां पर यह गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी है हेनरी लो में। अब आप हेनरी लो को डिफाइन ढंग से कर लेना, लिखो सब लोग हेनरी लो का मतलब क्या होता है। द प्रेशर exerted by a gas is directly proportional to the mole fraction of gas that are present in liquid stage. This is called Henry law. यानी कि pressure is directly proportional to the mole fraction present in a liquid. अब अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स लिखोगे, और यहां पर के एच है हेनरी कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मजे की बात, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, के एच की यूनिट वही है जो P की यूनिट है, क्योंकि एक्स की तो कोई यूनिट ही नहीं होती। समझ में आ गया, के एच की वही यूनिट है जो कि P की यूनिट है। तो क्योंकि x की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, x क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होते हैं। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। मैं हेनरी लो को दोबारा समझा देता हूं। देखिए अभी तक जो पढ़े आप उसमें आपको समझ में ये आया, मैं दोबारा समझाता हूं, जरा गौर से चेक करना। जो समझ में आया और जो हेनरी लो में लिखा है वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, इसलिए बच्चे ज्यादातर इसको सही तरीके से लिख नहीं पाते। तो मैं अब आपसे जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए आपने अभी तक पढ़ा कि प्रेशर बढ़ाओगे तो गैसेस मोल फ्रैक्शन लिक्विड में बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। मैं उसको कुछ अलग तरीके से बता रहा हूं जो हेनरी ने बताया, उसको आप जरा चेक कर लेना, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, गौर से देखना। हमारे देखिए जरा गौर से, अगर आपने जरा ध्यान से इसको चेक करना, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो मोल फ्रैक्शन बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हम लिख के आ जाते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। लेकिन ये लो नहीं है हेनरी का। हेनरी का लो ये कहता है कि किसी कंटेनर में अगर गैसियस मोल्स प्रेजेंट है और उसमें लिक्विड भी प्रेजेंट है, तो वो ये कहता है कि गैस जो प्रेशर बना रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, जितने उसके मोल फ्रैक्शन अवेलेबल है लिक्विड स्टेज में। इस चीज को समझिए, जितने उसके मोल फ्रैक्शन अवेलेबल है लिक्विड स्टेज में। ये ग्रीन कलर में लिक्विड स्टेज में गैसेस मोल फ्रैक्शन अवेलेबल जितने होंगे उतना ही गैस प्रेशर बनाएगी। नाउ दिस इज कॉल्ड हेनरी लॉ। और अगर आप अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो इक्वल का साइन लगा के आप एक हेनरी कांस्टेंट लगाओगे। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और हेनरी लॉ को ढंग से लिख के आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, ये होता है हेनरी लॉ। ज्यादातर बच्चे इसको गलत लिख के आ जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे। सो फाइनली हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं। पहला तो सॉफ्ट ड्रिंक में हेनरी लॉ के डायरेक्ट एप्लीकेशंस यूज होते हैं, जो आपकी कोका कोला थम्स अप वगैरह आप पीते हो उसमें। दूसरा जो डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स, वहां पर भी हेनरी लॉ डायरेक्टली यूज होता है। और बहुत सारे ये लिखे हुए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लो, ये आपके लिए ही है। देखो, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस। जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन की डेंसिटी घटने लगती है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का घटने लगता है। समझ में आ गया? देन दैट ऑफ द ग्राउंड। तो ये एप्लीकेशन किसका है? एक्चुअल में ये एप्लीकेशन हेनरी लॉ का ही है। सबको समझ में आ गया? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके मेडिकल एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है, इसके जनरल वे में भी एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ के।
अब हम चलते हैं आगे, अगला क्या है, रोल्ट लो, क्योंकि इस पे भैया सवाल बहुत आते हैं। रोल्ट लो को जरा चेक कर लेते हैं। हेनरी लो हमने पढ़ लिया। हेनरी लो के मुताबिक पहली बात तो हेनरी लो अप्लाई होता है गैस और लिक्विड में। यहां पर गैस अलग है, लिक्विड अलग है, और आप गैस को लिक्विड में घोलने की कोशिश कर रहे हो। रोल्ट लो में ऐसा सीन नहीं है। रोल्ट लो एक्चुअली एप्लीकेबल है वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। ये लिख लो, ये सबसे बड़ा फर्क है। वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए रोल्ट लो को लगाया जाता है। वोलेटाइल लिक्विड मतलब स्पेशली वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा, सबको समझ में आता है, और वो गैसेस फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा। तो वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए रोल्ट लो लगता है, जबकि गैस को जब आप लिक्विड में घोलना चाहते हो तो उसके लिए आप हेनरी लो लगाते हो। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस करो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं आगे, जरा गौर से इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। हाँ चलो, यहां पर श्रुति ने एक यहां पर मैसेज किया है, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज्ड टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए आप स्पेशली ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हो। श्रुति के बात का मैं जवाब दे रहा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हो। सबको समझ में आ गया? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। चलो अब हम रोल्ट लो को पढ़ते हैं, आगे सारी चीजें आएंगी तो आप फोकस करते जाओ। रोल्ट लो क्या है? अकॉर्डिंग टू रोल्ट लो, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखते जाओ। ये देखो अब क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, ये वही स्टेटमेंट हेनरी ने भी लिखी थी, लेकिन हेनरी ने गैस अलग लिया था, लिक्विड अलग लिया था। हेनरी की जगह रोल्ट क्या कर रहा है? रोल्ट एक कंटेनर में ऐसा लिक्विड ले रहा है जो कि वोलेटाइल है, जैसे कि पेट्रोल ले लो जो खुद वोलेटाइल है। अब इस चीज को समझ लो, वो क्या कह रहा है, मतलब उसकी खुद की वेपर्स होंगी, ऊपर वेपर्स होंगी, और उसी के बिहाफ पे वो लिख रहा है ये बात, जो हेनरी ने अलग से गैस और लिक्विड लेके लिखी थी। अकॉर्डिंग टू रोल्ट, the vapor pressure of any component is directly proportional to the mole fraction of that component in liquid phase। यही बात हेनरी ने भी लिखी थी, यही बात हेनरी ने भी लिखी थी, लेकिन उसने अलग गैस और अलग लिक्विड के लिए लिखी थी। यहां पर इसने ये चीज वोलेटाइल के लिए लिखी है, जिसमें वही सेम कंपोनेंट गैसेस फॉर्म में भी अवेलेबल है। सबको समझ में आ गया? अब इसको समझे कैसे, तो उसको धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। लेट, अब उसमें यहां पर अलग अलग एग्जांपल लेते हैं, जरा गौर से उसको चेक करते रहना। लेट सपोज करो कि हमारे पास है ना दो लिक्विड्स हैं और दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं। एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। अब इसको समझना क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जरा चेक करो। लिक्विड ए जब आपके पास है सिर्फ एक बर्तन में, एक कंटेनर में सिर्फ एक, अगर आपके पास लिक्विड ए है, मान लो कि वो सोल्यूट है, मान लेते हैं उसकी क्वांटिटी कम है तो उसको हमने सोल्यूट मान लिया। तो उस केस में क्योंकि वो वोलेटाइल है तो एक्चुअली वो गैसेस फॉर्म में भी अवेलेबल होगा। तो उसका जो प्रेशर है उस टाइम पे, उसका प्रेशर हम लोग मान लेते हैं पीए नोट। फोकस करना, उसका प्रेशर हम लोग कितना मान लेते हैं? पीए नोट। क्लियर है? अब हमारे पास एक और लिक्विड है जिसको हम लोग बी बोल देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस कंटेनर में भरा हुआ है। इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ बी ही भरा हुआ है, और हमने ये भी कह दिया कि बी भी क्या है? वोलेटाइल है। ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है। तो इस केस में जरा गौर से चेक करना, ए और बी अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो बी इस केस में प्योर सिचुएशन में जो प्रेशर बना रहा है उसको पीबी नोट कह देते हैं। प्योर सिचुएशन में अभी हमने मिक्स नहीं किया है, ना हमने ए को मिक्स किया, ना ही हमने बी को मिक्स किया। अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों को मिक्स कर रहे हैं। जरा चेक करना, दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया, जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। अब हमारा सवाल यह है कि ए और पीबी की वैल्यू कितनी है, टोटल प्रेशर कितना होगा? दिमाग लगाओ। अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया, इफ वी मिक्स बोथ ऑफ देम, अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल प्रेशर कितना निकल के आएगा? दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। अब हमें यही तो निकालना है, ए और बी का पार्शियल प्रेशर कितना है। तो चलो फटाफट से निकाल देते हैं। तो जरा चेक करो, अभी हम पढ़ के आए हैं रोल्ट लो। Pressure exerted by A is directly proportional to its mole fraction that are present in liquid phase। यही तो रोल्ट लो है कि A कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा जितने उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में प्रेजेंट है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय B is directly proportional to the mole fraction present in a liquid phase। सबको समझ में आ गया कि
पी यानी कि यहां पर सोलवेंट कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जितने उसके मोल फ्रैक्शन बी में प्रेजेंट है। तो यहां पर जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू लिखेंगे पी ए नॉट एक्स ए। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट, हर एक लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। समझ में आ गया? हर एक लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो हमने पीए के केस में पीए नॉट को कांस्टेंट की तरह यूज कर लिया। अब पीबी के लिए पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी। अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहां पर क्या लिखोगे, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्सबी। अब टोटल प्रेशर कितना होता है जरा चेक करो। पीए की वैल्यू है पीए नॉट एक्स ए, पीबी की वैल्यू है पीबी नॉट एक्स बी। अगर हमने टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पीए और पीबी की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों की वैल्यू उठा के रख दो, तो टोटल प्रेशर कितना आ गया, पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। अब हम एक और बात जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसी भी सॉल्यूशन के लिए 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब आप एक्स ए की जगह क्या रख सकते हो, 1 प्लस एक्स बी। अब आप यहां पर एक्स ए की जगह 1 प्लस एक्स बी रखोगे तो पूरा का पूरा टोटल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक्स बी की टर्म में आ जाएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो फाइनली एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। हमने ये वैल्यू उठा के यानी कि एक्स ए की वैल्यू रख दी 1 माइनस एक्स बी। जब रखी तो हमारे पास टोटल प्रेशर का ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया जो कि बहुत आसान है, पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। आप वैल्यू रख दो, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। यहां पर एक्स बी की वैल्यू को कॉमन ले लो, आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रोल्ट लॉ इन द केस ऑफ व्हेन बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट आर वोलेटाइल। जब आपके सोल्यूट भी वोलेटाइल है, सोलवेंट भी वोलेटाइल है, उस केस में टोटल प्रेशर का फॉर्मूला ही निकल के आया। क्लियर होता है सब लोगों को? अब हम आगे चलते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले, अभी देखो आपने जितनी भी चीज लिखी उसमें क्या था, उसमें ये था अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड। ये एक्सए क्या है, एक्सए है मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन कितने प्रेजेंट हैं, वो था रोल्ट लॉ। लेकिन आप जरा सोचो, अगर आपने वेपर प्रेशर निकालना है तो डोल्टन ने भी अपना एक लॉ दिया था, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। ये किसका लॉ था, डोल्टन का लॉ। अब यहां पर जो एक्सए लिखा है ना वो लिक्विड फेज वाले हैं, लेकिन अगर आप पार्शियल प्रेशर डोल्टन के लॉ से निकालना चाहते हैं तो आपको जो मोल फ्रैक्शन लेने हैं वो कौन से फेज में लेने हैं, गैसियस फॉर्म में। अब इस चीज को समझिएगा। अगर हमारे पास एक कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और गैसियस फेज में ए के मोल फ्रैक्शन है YA और लिक्विड फेज में ए के मोल फ्रैक्शन है XA। दोनों में फर्क है, जरा चेक करो। YA और XA में क्या फर्क है, YA मोल फ्रैक्शन है गैसियस फेज में, XA मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में। बच्चों दोनों में फर्क है। लिक्विड फेज वाला लॉ किसने दिया था, रोल्ट ने। आता है सबको समझ में, जो हमने अभी प्रूव किया। लेकिन अगर आप किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, जैसे कि पीए का पार्शियल प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन गैसियस फेज, जो कि YA है। तो गैसियस फेज में रूप में अगर आप निकालना चाहो तो वो डोल्टन लॉ है। समझ में आता है सबको? अब देखो यहां पर दो फॉर्मूले हो गए पार्शियल प्रेशर निकालने के। एक फॉर्मूला तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ, दैट पीए इज इक्वल्स टू पीए नॉट एक्सए। ये फॉर्मूला किसने दिया, रोल्ट ने। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला दिया रोल्ट ने। एक और है प्रेशर निकालने का, पीए इज इक्वल्स टू, जरा चेक करना, पीए इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि ये YA बोल देते हैं, इनटू टोटल प्रेशर। ये किसने फॉर्मूला दिया था, डोल्टन ने। याद करो ये चीजें आपने कहां पर पढ़ी हुई है, ये आपने गैसियस स्टेट पे पढ़ी थी, ये डोल्टन ने दिया। अब ये भी पार्शियल प्रेशर है, ये भी पार्शियल प्रेशर है, इसका मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। और एक्चुअल में पता है जब आप इन दोनों को इक्वल रखोगे तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, जेई के और नीट के। दोबारा बता देता हूं, पीए नोट क्या है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए सॉल्यूट। एक्सए क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में। YA क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस स्टेट, क्योंकि लिक्विड में भी प्रेजेंट है, वो गैस में क्योंकि वो वोलेटाइल है। PT क्या है, टोटल प्रेशर। इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। मतलब ये देखिए यहां पर रोल्ट लॉ
रोल्ट लो, ठीक है, एंड आपने यहां पर डोल्टन लो, दोनों को बराबर रख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है। मैं आपके सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर कोई, ध्यान से समझना, लास्ट, अगर कोई लिक्विड वोलेटाइल है तो ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में उसके मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, वोलेटाइल फॉर्म में भी उसके मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, गैस के फॉर्म में। तो गैस के फॉर्म में मोल फ्रैक्शन है YA, लिक्विड फॉर्म में मोल फ्रैक्शन है XA। अगर लिक्विड फॉर्म में आप प्रेशर निकालना चाहते हो तो वो रोल्ट के लॉ से निकलेगा, और अगर आप गैसेस फॉर्म में निकालना चाहते हो इसका पार्शियल प्रेशर तो वो निकलेगा डोल्टन के लॉ से। समझ में आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान देने हैं। इट्स रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अगला क्या है, अब आप जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा। अब आप देखिए, हमने दोनों को इक्वल पुट कर दिया, PA नॉट XA विच इज इक्वल टू YA PT, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। रोल्ट और यहां पर कौन सा लो है, ये डोल्टन का लो। PB नॉट XB इज इक्वल टू YB PT, ये दोनों बराबर होते हैं। अब देखिए, XA प्लस XB 1 होता है, ये वैल्यू अगर उठा के आप रख दो तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्लियर होता है? सो XA और XB की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से XA का वैल्यू निकाल लो, यहां से XB का वैल्यू निकाल लो, और वो 1 के इक्वल होगी। उससे आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। इसी को बोलते हैं रोल्ट लो इन वेपर फेज। ये वेपर फेज में रोल्ट का लो है, और ये बहुत आसान है, जरा चेक करिएगा। अब हम चलते हैं आगे। ये रोल्ट लो हो गया। अब रोल्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? हमारे पास देखो इक्वेशन क्या है रोल्ट लो में। एक तो है PA इज इक्वल्स टू PA नोट XA, सही है। एक है हमारे पास PB इज इक्वल्स टू PB नोट XB, सही है। और एक हमारे पास टोटल प्रेशर PT की वैल्यू, वो किसके बराबर है? PA नोट XA प्लस PB नोट XB। इनका अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करोगे? तो ये जो दोनों आपके पास इक्वेशन दिख रही हैं, ये तो कंपैरिजन कर लो y इक्वल्स टू mx से। क्लियर हो गया? मान लो x की वैल्यू 0 है, x से देखो इस तरफ जा रहा है, तब xa की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब PA की वैल्यू भी 0 होगी। सही है? दिमाग लगाओ, XA की वैल्यू 0 है, अगर XA की वैल्यू 0 है तो PA की वैल्यू भी 0 होगी। और ये लाइन यहां से यूं जाएगी, ये देखो, ये लाइन गई सीधी एकदम, जो कि ओरिजिन से जा रही है। ये बन गया ग्राफ किसके लिए? ये बन गया ग्राफ PA इज इक्वल टू PA नोट XA के लिए ग्राफ बन गया। अब हम आगे चलते हैं। यही ग्राफ अगर मैं XB के लिए बनाना चाहूं तो सेकंड वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ बन गया, सेकंड वाली इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाओगे? इसी के अंदर ही। अब बताओ, 0 से 1 तक XA जा रहा है, तो XB की वैल्यू भी यहीं ले लो, XB की वैल्यू यहां 0 ले लो और यहां 1 ले लो, मतलब वो उल्टी जा रही है XA के। आ रहा है सबको समझ में? इस तरफ। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा चेक करो। जब XB की वैल्यू 0 है तो PB की वैल्यू भी 0 होगी। जब XB की वैल्यू 1 है तो फिर PB की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, तो वो ग्राफ इस तरह से बनेगा। सही है? अब दिमाग लगाओ, मैं कहता हूं कि XB की वैल्यू यहां 0 ले लो, यहां 1 ले लो, तो अब XB की वैल्यू 0 है तो PB की वैल्यू 0 है, और XB की वैल्यू 1 है तो PB नोट के बराबर हुआ, तो ये PB नोट है। जरा चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर लगा देता हूं। ये हमारे पास PB नोट है, आया समझ में? और ये हमारे पास PA नोट है। मजे की बात, PB नोट और PA नोट, ये जो लाइन इन दोनों को मिला रही है, यही है टोटल प्रेशर PT। क्लियर हो गया? आप खुद से देख लो, जरा चेक करना। PT अगर आपको लाइन बनानी है तो जरा चेक करो, बताओ ये वाला पॉइंट क्या है जहां पर XA की वैल्यू 0 है। अगर आपने XA की वैल्यू 0 रख दी तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा? XA। ये वाला पॉइंट पकड़ो, ये वाला पॉइंट जिसमें XA की वैल्यू 0 है और XB की वैल्यू क्या है? 1 रखो इस इक्वेशन में। XA की वैल्यू 0 रखो, XB की वैल्यू 1 रखो। आ रहा है सबको समझ में? XA की वैल्यू 0 रखो, ये XB है, XB की वैल्यू 1 रखो, तो उस केस में PT PB नोट के बराबर आएगा, यानी कि टोटल प्रेशर का ग्राफ PB नोट से तो शुरू होगा। अब इस पॉइंट पर आ जाओ जहां पर XA की वैल्यू तो 1 है और XB की वैल्यू 0 है। XB की वैल्यू 0 रख दोगे तो, और XA की वैल्यू 1 रख दोगे तो PT किसके बराबर आ जाएगा? PT बराबर आ जाएगा PA नोट के। तो ये टोटल प्रेशर का ग्राफ बन रहा है, और ये बहुत आसान है, इस तरह से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ये देखो, ये ग्राफ बना हुआ आपके सामने, जरा चेक करो। ये तो आपका जो ग्राफ है, ये तो हो गया PA नोट XA का, ये ग्राफ हो गया PB नोट XB का, और ये PB नोट से लेके PA नोट तक का जो ये लाइन है वो टोटल प्रेशर का ग्राफ है। इसको हम लोग रोल्ट लो का ग्राफ बोलते हैं, और ये आपको बना के आना है, जरूर बना के आना है आपके एग्जाम में।
और यही है रोल्ट लो का स्पेशल ग्राफ जो कि वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए है। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हम लोग यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि रोल्ट लो, हेनरी लो को फॉलो करते हैं हर एक पॉइंट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप उसको चेक कर लेना। आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करो। पहली प्रॉपर्टी, आइडियल सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन बनाओगे कैसे? हमारे पास हमने ए डाला और बी डाला। ए हमारे पास सॉल्यूट है, बी हमारे पास सॉल्वेंट है, और दोनों को हमने कर दिया मिक्स। क्लियर होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया तो ए और बी में जो इंटरेक्शन होगा वो नियरली इक्वल होगा ए और ए के इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन के। उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब आपने दो कंटेनर ले रखे थे जिसमें ए और ए, यानी कि ए और ए का मतलब सॉल्यूट था, और एक कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट था, यानी कि सिर्फ बी और बी प्रेजेंट थे, तो ये सॉल्वेंट था। अब ए और ए में जो इंटरेक्शन है और बी में जो इंटरेक्शन है, जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो ए और बी में वही इंटरेक्शन निकल के आ रहा है, इक्वल इंटरेक्शन, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं? रोल्ट लो को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। रोल्ट लो क्या होता है? पी इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी, और टोटल प्रेशर निकल के आता है पी ए प्लस पी बी विच इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। इसको हमेशा फॉलो करेंगे। अब मजे की बात देखो, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जहां पर चेंज इन एंथैल्पी हमेशा जीरो होता है। ये वैल्यू हमेशा जीरो निकल के आएगी, और चेंज इन वॉल्यूम भी हमेशा जीरो निकल के आएगा। अब आप खुद ही देखो ना, एंथैल्पी और वॉल्यूम का मतलब क्या है, जरा देखो। आपके पास एक ए और ए सॉल्यूशन था और एक बी और बी सॉल्यूशन था। आप उससे एक नया सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, ए बी टाइप का सॉल्यूशन। अब आप खुद से सोचो, अगर आपको ए बी बनाना है तो पहले आप ए और ए को तोड़ना पड़ेगा, बी और बी को तोड़ना पड़ेगा। मान लो ए और ए को तोड़ने में 10 जूल एनर्जी लग गई, बी और बी को तोड़ने में 10 जूल एनर्जी लग गई, और अभी आप पढ़ के आए हो ए और बी का इंटरेक्शन सेम है जैसा कि ए और बी का है। तो इसका मतलब यहां जब ए और बी में बॉन्ड बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ये तो लगी है तो प्लस में आएगी, ये रिलीज होगी 2 मॉलिक्यूल के हिसाब से, ठीक है। तो वो कितनी होगी? 20। तो यहां पर आप खुद ही देख लो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए और बी का इंटरेक्शन, ए और ए के इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन के बराबर है। जितनी एनर्जी आपने लगाई उतनी एनर्जी यहां रिलीज भी हो जाएगी, इसलिए डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0। इसके हिसाब से इनका मिक्सचर का वॉल्यूम में चेंज भी हमेशा 0 होता है। मतलब समझिए कि अगर आपने 10 ml ए लिया, 10 ml बी लिया, और इन दोनों को मिक्स कर दिया, ए को और बी को, तो ये जो सॉल्यूशन है वो 20 ml निकल के आएगा। चेंज इन वॉल्यूम 0 है, मतलब फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम जो आपने डाले उनमें डिफरेंस 0 आएगा। उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। एक बार समरी करवा देता हूं। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो ए और ए के इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन के बराबर होता है। ए क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। बी क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके लिए डेल्टा एच का वैल्यू 0 होता है, डेल्टा वी का वैल्यू भी 0 होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये आइडियल सॉल्यूशन के क्या है एग्जाम्पल्स। अब आप देखो नाम सेम होने चाहिए। एन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। CCl4, SiCl4 आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और जितने भी डिल्यूटेड सॉल्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन होता है। बेंजीन, टोल्यूइन, ये एग्जांपल्स आपको याद करने, जितने याद करोगे आपको बेनिफिट उतना ही ज्यादा होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सभी तो आइडियल सॉल्यूशन होते नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो अब आइडियल सॉल्यूशन से डेविएशन चेक करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। तो अब देखो, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रोल्ट लॉ को फॉलो ही नहीं करते। रोल्ट लॉ का ग्राफ कैसे आता है? ये रहा, पीबी नोट से शुरू होता है और पीए नोट तक जाता है। यही ग्राफ बनाए हो आप। अब मान लो ये तो स्ट्रेट लाइन है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, या तो वो नीचे की तरफ होंगे या वो ऊपर की तरफ, मतलब फॉलो नहीं करेंगे ग्राफ को, या वो ऊपर की तरफ ग्राफ बनाएंगे या नीचे की तरफ ग्राफ बनाएंगे। जो सॉल्यूशन ऊपर की तरफ बनाते हैं ग्राफ, उनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड। मतलब रोल्ट लॉ का ग्राफ आना चाहिए था, ये सीधी लाइन आनी चाहिए थी, एकदम सीधी लाइन, और वो भाई साहब इसके ऊपर की तरफ से जा रहे हैं, ग्राफ फॉलो ही नहीं कर रहे, वो यूं जा रहे हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड। अब इस चीज से खुद ही सोचो कि वो जब कोई ग्राफ ऊपर से बन रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है। आ गया समझ में? खुद ही देखो ना कि यहां पर प्रेशर की लाइन आनी चाहिए थी ये, लेकिन प्रेशर जो है ना एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ रहा है। वेपर प्रेशर ही तो ज्यादा आ रहा है, वीपी तो है ये और है क्या।
वेपर प्रेशर जब हाई आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए और बी में बनती नहीं है, ए और बी के इंटरेक्शन वीक है, इसीलिए वेपर ज्यादा बन गई। तो ए और बी के इंटरेक्शन वीक है एज कंपेयर टू ए एंड बी, इसलिए वेपर ज्यादा बन गई, तो वो पॉजिटिवली डेविएटेड होते हैं। वो कभी रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, तो ये पॉजिटिवली डेविएटेड के ग्राफ आएंगे। अब आप देखो पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ हमेशा ऊपर बनेंगे, ये देखो ये ब्लैक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है हमेशा ऊपर बनेंगे। एक्सपेक्टेशन से वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, अगर वेपर ज्यादा बन रही है तो ही तो वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी का इंटरेक्शन वीक है, ए और बी में आपस में बनती नहीं है, इसलिए ये आसानी से वेपराइज हो गए। वेपराइज हो गए तो वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, इनको पॉजिटिवली डेविएटेड कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जरा चेक करो। अच्छा, पॉजिटिवली डेविएटेड के लिए डेल्टा एच का वैल्यू और डेल्टा वी का वैल्यू बताओ कितना आएगा। पॉजिटिवली डेविएटेड है तो डेल्टा एच का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा वी का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप खुद से दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों होता है, और इसका डिटेल चाहिए तो वैसे वीडियो बना रखी है, खुद से दिमाग ऐसे लगा सकते हो। अब आप खुद से सोचो, ए और ए में बॉन्डिंग बहुत तगड़ी थी, बी और बी में बॉन्डिंग बहुत तगड़ी थी। मान लो इसको तोड़ने में 10 जूल एनर्जी लग गई, इसको तोड़ने में 10 जूल एनर्जी लग गई, तो टोटल कितनी एनर्जी लगा डाली है आपने? 20 जूल। लेकिन जब आप ए और बी को जोड़ने गए तो इससे तो उतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक दूसरे में बनती नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में है ही नहीं। तो इस केस में मान लो कि 2 मोल के अंदर टोटल 15 जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो ओवरऑल तो यहां पर जो एनर्जी आपको देनी पड़ी, अब आप तो ओवरऑल डेल्टा एच का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? प्लस का 5 आएगा। मतलब यहां डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर हो गया? और इसके लिए डेल्टा वी का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होता है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिवली डेविएटेड वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पर डेल्टा एच का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा वी का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे किसको? एग्जांपल्स को। पॉजिटिवली डेविएटेड के एग्जांपल देख लो जो एक दूसरे को हेट करते हैं, बेंजीन और इथाइलिन ग्लाइकोल। ये ऐसे एग्जांपल हैं जो एक दूसरे को हेट करते हैं, वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, इंटरेक्शन 0 है। बेंजीन और इथाइल अल्कोहल में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ये पॉजिटिवली डेविएटेड के एग्जांपल है। बेंजीन एसीटोन में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ये पॉजिटिवली डेविएटेड के एग्जांपल है। CCl4 और CHCl3 में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। क्यों भैया? खुद से सोचो, CCl4 की वैल्यू म्यू का वैल्यू 0 होता है, इसके लिए म्यू का वैल्यू नॉन 0 होता है। एक तो नॉन पोलर है और एक बेचारा पोलर है, कैसे इंटरेक्शन होगा? इस चीज को दिमाग में डालो, समझ में आ जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल आपको पॉजिटिवली डेविएटेड के दिए गए हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिवली डेविएटेड की तरफ। नेगेटिवली डेविएटेड जो कि रोल्ट लॉ को पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली मतलब इस तरह से फॉलो करते हैं। आपका रोल्ट लॉ का ग्राफ आता है एकदम स्ट्रेट लाइन, वो भाई साहब निकले नीचे की तरफ से, यानी कि एक्सपेक्टेड से वेपर प्रेशर कम आ रहा है। अगर एक्सपेक्टेड से वेपर प्रेशर कम आ रहा है तो आप खुद से दिमाग लगाओ कि यहां पर वेपर प्रेशर कम आ रहा है, इसका मतलब ए बी का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। सबको समझ में आ गया? ए बी का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी, तभी तो वेपर नहीं बन पा रही। इस केस में डेल्टा एच का वैल्यू भी लेस देन 0 होता है, डेल्टा वी का वैल्यू भी लेस देन 0 होता है। हिम्मत मत हारना, मेरे साथ बने रहो। सॉल्यूशन चैप्टर को मैं आज अभी इसी वक्त खत्म करा दूंगा, बट आपका मेरे साथ बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूं टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहो, ये वीडियो आपको काम देगी और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्लियर होता है सब लोगों को? सो फाइनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिवली डेविएटेड। अब हाफ एन आवर में हम लोग खत्म कर देंगे इसको, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो 1.5 घंटे का ही लेक्चर होगा, तो ध्यान लगाओ। नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन उनको बोलते हैं जिनमें ए बी के बीच का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। ए क्या है? सॉल्यूट है, और बी बी क्या है? सॉल्वेंट है। मतलब यहां पर वेपर इतनी नहीं बनती है। ये कभी भी रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रोल्ट लॉ को ये कभी फॉलो नहीं करते हैं। यहां पर पीए नोट एक्स का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पीए, जबकि अगर आप पॉजिटिव डेविएटेड में देखोगे तो पीए का वैल्यू हमेशा एक्सपेक्टेशंस मतलब पीए नोट एक्स से ज्यादा था। ये पॉजिटिवली डेविएटेड के लिए था, यहां तो हम लोग नेगेटिवली डेविएटेड पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब पीए नोट एक्स का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पीए। ये ध्यान देना, यानी रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। डेल्टा एच का वैल्यू भी लेस देन 0 होता है, डेल्टा वी का वैल्यू भी लेस देन 0 होता है। अब आप खुद से दिमाग लगाओगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2 बार तो मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अब इनके हम लोग एग्जांपल चेक करते हैं। एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये नीचे की तरफ से ग्राफ बनते हैं इनके नीचे, यानी कि एक्सपेक्टेशन से वेपर प्रेशर कम आता है। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, अब इनके एग्जांपल चेक कर लो, मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा होगा। आपको पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
क्लोरोफॉर्म और डाइमिथाइल में अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, पोल डाइपोल जनरेट हो जाते हैं, जिससे वो आसानी से क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। H2O और HCl सबको पता है कि पानी के अंदर ये जो HCl एसिड है वो आसानी से घुल जाता है। H2O और HNO3 आसानी से HNO3 नाइट्रिक एसिड घुल जाता है। तो ये कैसे एग्जाम्पल है, नेगेटिवली डेविएटेड के हैं। जब घुल गए तो वेपर बना पाएंगे क्या, नहीं। एसेटोन और एनिलीन ये मोस्ट प्राइम एग्जाम्पल है। एसेटोन एंड एलिलीन दी मोस्ट प्राइम एग्जाम्पल, जिसमें आसानी से एनिलीन और एसेटोन इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, RLVP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां से शुरू हो गई है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। RLVP हम लोग कौन से केस में चेक करते हैं, जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं जिसको वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, हमने यहां पर थोड़ी देर पहले A और B अलग अलग लिए थे और दोनों वॉलेटाइल थे, लेकिन इस बार A वॉलेटाइल नहीं है, इस बार A नॉन वॉलेटाइल है। मैं लिख देता हूं, इस बार A नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल नहीं है। इस बार A नॉन वॉलेटाइल है लेकिन B वॉलेटाइल है। अगर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डाल दिया तो क्या होगा, यह सवाल है। ठीक है, अब उसको हम लोगों को चेक करना है। तो चलो फटाफट से बड़ा सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अब इसके लिए रोल्ट क्या करता है, जरा उसको चेक करना। अब देखो, सपोज A हमारे लिए सॉल्वेंट है, B हमारे लिए सॉल्यूट है, और इस बार जो हमने सॉल्यूट लिया है वो नॉन वॉलेटाइल है। क्या है, नॉन वॉलेटाइल। अगर वो नॉन वॉलेटाइल है तो दिमाग लगाओ, उसके लिए क्या पीबी नोट का वैल्यू होगा क्या, नहीं। जब वो नॉन वॉलेटाइल तो प्रेशर बनाएगा ही नहीं, तो पीबी नोट का वैल्यू तो जीरो होगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन से होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि सुक्रोज, जैसे कि यूरिया, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। सबको समझ में आ गया, जिनके लिए पीबी नोट का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि वो खुद नॉन वॉलेटाइल है, प्रेशर किधर से बनाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ में अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि टोटल प्रेशर का वैल्यू PA नोट XA और PB नोट XB के बराबर होता है। अब जब आपका जो B है वो नॉन वॉलेटाइल है तो ये टर्म जीरो हो गई, क्योंकि PB नोट का वैल्यू जीरो है। तो इस केस में सिर्फ आपके पास क्या बचा, इस केस में सिर्फ आपके पास यही बचा, PT इज इक्वल टू PA नोट XA, और तो कुछ बचा ही नहीं। अब जरा चेक करो, हमको पता है कि XA की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। अब अगर 1 से कम होती है तो PT की वैल्यू हमेशा PA नोट से कम होगी। दिमाग लगाओ मैथमेटिकली, सोचो जरा। मैं मान लेता हूं कि PA नोट का वैल्यू मान लो मैंने रख दिया 10, XA का वैल्यू रख दिया मैंने 0.5, 1 से कम होती है 0.5। तो बताओ PT का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 10 इंटू 0.5। वो PT का वैल्यू कितना आया, सिर्फ आया 5। तो इसका मतलब PT का वैल्यू हमेशा PA नोट से कम आएगा, क्योंकि XA का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। इसी को बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब जरा समझो कि आपने जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया तो उस केस में जो टोटल प्रेशर आ रहा है इनिशियल प्रेशर से कम आ रहा है। इनिशियल प्रेशर कितना था सॉल्वेंट का, PA नोट। जैसे ही आपने सॉल्यूट को ऐड कर दिया जो कि खुद नॉन वॉलेटाइल है, तो टोटल प्रेशर एक्चुअली इनिशियल प्रेशर से कम हो गया। अब यहां पर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, भैया पहले वेपर प्रेशर थी PA नोट, बाद में ये हो गई PT के बराबर, और इसी के डिफरेंस को अपने को निकालना, यही है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि कितनी आसान है, जरा चेक करो। अब निकालोगे कैसे, हाँ अब हम कैसे निकालेंगे। सो फाइनली जो टोटल प्रेशर PT है वो तो सिर्फ कितने के बराबर निकल के आ रहा है, PA नोट XA, क्योंकि जो दूसरी टर्म थी PB नोट XB वो तो जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई, क्योंकि ये तो नॉन वॉलेटाइल है। अब आप जरा चेक करो, अब हमें पता है कि XA इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस XB। अगर ये वैल्यू उठा के मैं यहां पर रख दूं XA की जगह 1 माइनस XB, तो PT इज इक्वल टू क्या आएगा, PA नोट 1 माइनस XB। जब इसको खोल दोगे तो PT इज इक्वल टू क्या आएगा, PA नोट माइनस PA नोट XB। अब आप क्या करो, यहां से XB की वैल्यू यहां से बाहर निकालो, तो XB इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, तो XB इज इक्वल टू आएगा PA नोट माइनस PT अपॉन PA नोट, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। RLVP यही है। रिलेटिवली कितना वेपर प्रेशर में कमी आ गई, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, PA नोट यानी इनिशियल प्रेशर के। जरा समझो, इनिशियली PA नोट था, फाइनली PT रह गया, उसका कंपैरिजन इनिशियल वैल्यू से कर रहे हो, और वो किसके बराबर आ रहा है, XB। यही है रोल्ट का लॉ, और इसी को हम लोग RLVP कहते हैं। RLVP का फॉर्मूला याद कर लो। अब हम चलते हैं आगे, XB की वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज NP अपॉन NA प्लस NP, ये मोल फ्रैक्शन है, विच इज इक्वल टू PA नोट माइनस PT अपॉन PA नोट। आसान है ना। फाइनली अगर मैं कह दूं आपसे, इन द केस ऑफ वेरी डिल्यूटेड, मतलब बहुत ज्यादा डिल्यूटेड है,
इस केस में अगर मैंने आपसे कह दिया कि NB का वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू Na, तो आप क्या करोगे, नीचे Na प्लस NB की वैल्यू, Na प्लस NB की वैल्यू, क्योंकि NB की वैल्यू बहुत कम है तो इसके नियरली इक्वल्स टू किसके हो गया, Na, क्योंकि NB की वैल्यू तो बहुत ही कम है। तो अगर आप इसको Na में जोड़ भी दोगे तो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। तो NB अपॉन Na किसके बराबर हो गया, PA नोट माइनस PT अपॉन PA नोट, यही है आपका RLVP, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको चेक करते रहिएगा। अब हम चलते हैं आगे, अगला चेक करो। यहाँ पर रोल फ्लो हमारा खत्म हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हालांकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप एक बार पढ़ लिए हो। कौन सी? RLVP अभी आप पढ़ के आए हो। इसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्यों RLVP को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं? तो जरा चेक करो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। Colligative properties are those properties which only depends upon the number of particles of non-volatile solute, ठीक है, and nature of solvent। हमको colligative properties वो होती हैं जो कि non-volatile solute पे डिपेंड करती हैं। अब आप देखो RLVP क्यों हुई थी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों हुआ था? क्योंकि आपने क्या किया, अचानक से एक सॉल्वेंट था जो वोलेटाइल था, उसके अंदर आपने सोल्यूट ऐड कर दिया था, इस वजह से उसका वेपर प्रेशर घट गया। तो ये क्यों हुआ था? ये रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर क्यों हुई थी? क्योंकि आपने सोल्यूट ऐड किया था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देख लेना। अब 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली है RLVP, जो हम पढ़ चुके हैं। RLVP अभी पढ़ के आए हो थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ के आए हो? PA नॉट माइनस, ठीक है, PA नॉट माइनस PT अपॉन PA नॉट विच इज इक्वल्स टू XB, पढ़ के आए हो ना। ये हमारे पास RLVP हो गया। 3 और बची हैं। कौन कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फटाफट से इसको खत्म कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जरा चेक करो। ये RLVP पढ़े हो तुम, जिसका फॉर्मूला अभी तुमने ड्राइव किया, XB इक्वल्स टू PA नोट माइनस PT अपॉन PA नोट, पढ़े हो। बस अगर आप ये यहाँ पर XB की वैल्यू रख दो तो क्या आएगा, NP अपॉन Na प्लस NP। अगर मैं कह दूं कि Na की वैल्यू NP से बहुत ज्यादा है तो आप क्या लिखोगे, NP अपॉन Na। यहां अब आप NB की वैल्यू रख दो। NB की वैल्यू क्या होता है, दैट इज WB अपॉन MP, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B, दैट इज वेट ऑफ B डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B। Na की वैल्यू क्या होती है, दैट इज Na की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी तो इधर से लिखा जाएगा, दैट इज मास ऑफ B डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहां से आप क्या कर सकते हो ना, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं भी दिखाई दे रहा तो मैं आपको यहां समझाऊंगा, आप चिंता मत करना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमको सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझने की जरूरत है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ लो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी कि 1 atm के बराबर हो जाए, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब जरा समझो, सोलवेंट, अब आप खुद से सोचना, मान लो कि आपने ना एक बर्तन में सोलवेंट भरा, जैसे कि पानी, आप उसको हीट करते जाओ, करते गए तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लो कि अभी हाल फिलहाल है ना सोलवेंट इस पॉइंट पर था, आपने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका इस पॉइंट पर मतलब टेम्परेचर उसका 25 डिग्री सेल्सियस था, तो उस टाइम पे प्रेशर उसका इतना था। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाते गए, प्रेशर बढ़ते गया, फाइनली उसका प्रेशर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 1 atm के बराबर आ गया। बस उस टाइम पे जितना आपको टेम्परेचर दिखेगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया TB नॉट, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 कैसे निकल के आया, 100 कैसे निकल के आया, जरा उसको समझो। धीरे धीरे आप प्रेशर बढ़ाते गए, जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया तो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट था। तो इस तरह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया। अब आपको पता है कि जैसे ही सोलवेंट में सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन बनते ही वेपर प्रेशर में तो कमी आ जाती है। अब वेपर प्रेशर में कमी आ गई तो बेचारा वेपर प्रेशर पहले ये था, सॉल्यूशन बनते ही घट के वो इधर आ गया, अब उसका वेपर प्रेशर ये है। अब आप खुद ही देखो, वेपर प्रेशर 1 से 2 पे चला गया, तो अब अगर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। फाइनली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो 1 atm के बराबर आया।
आप खुद जानते हो कि वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो हमें ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा ताकि उसका 1 एटीएम के बराबर प्रेशर बने। तो हमने उसको ज्यादा बॉईल किया, इस चीज को समझिए। सो फाइनली अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप गौर से देखना, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया सॉल्यूट मिलाने से। फाइनली मतलब क्या निकला, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब मैं कहूं कि कितना बढ़ा, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट इज टीबी, क्योंकि टीबी ही ज्यादा है, माइनस टीबी नोट। सबको समझ में आया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस करना। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी जो कि ज्यादा वैल्यू है, माइनस टीबी नोट जो कि कम वैल्यू है। आया समझ में, इतना परिवर्तन आ गया, इतना चेंज आ गया, टीबी माइनस टीबी नोट। अब ये किसके बराबर होगी, क्यों आया ये चेंज, क्योंकि आपने क्या मिला दिया था उसमें, सोल्यूट। तो सोल्यूट का हमको क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कितना सोल्यूट ऐड किया, उसके लिए आप मोलालिटी यूज करते हो इसके अंदर, ये ध्यान रखना आप लोग। सो फाइनली डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नोट, ठीक है। ये हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और एक्चुअली ये जो डेल्टा टीबी है, ये याद रखिएगा, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आप लगाओगे केबी, जिसको बोलते हैं यहां पर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, अजीब सा नाम है, तो वो आप देख लो, ठीक है। अब देखो आगे जरा ध्यान से चेक करो, अगर मैं कह दूं कि स्मॉल m का वैल्यू 1 है तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ जाएगा, केबी के। मतलब समझो कि अगर मोलालिटी किसी सॉल्यूशन की 1 है तो जितना भी चेंज आएगा, जितना भी चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो सीधे केबी के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केबी की यूनिट कैसे निकालोगे, दैट इज डेल्टा टीबी अपॉन एम। क्लियर हो गया। यहां पर हमने मोलालिटी को एज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म ट्रीट कर रहे हैं, तो केबी का यूनिट क्या निकल के आएगा, डेल्टा टीबी, मतलब वो तो टेम्परेचर है, वो केल्विन होगा। मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, तो नीचे मोल आ रहा है और यहाँ पर केजी आ गया केल्विन के साथ, तो केबी का यूनिट आएगा कि केल्विन केजी पर मोल। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे। अब यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट समझना पड़ेगा, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस के लिए उसका सॉलिड फेज का वेपर लिक्विड फेज के वेपर के बराबर आ जाए, तो वही पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आप ये समझ लो कि ये जो आइस है पानी में पड़ी है और 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको पता है कि आइस के पार्टिकल निकल निकल के पानी में जाएंगे, क्योंकि आइस मेल्ट होगी। 20 कर दोगे तो आइस कम मेल्ट होगी, लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया ना तो आइस मेल्ट ही नहीं होगी। क्लियर हो गया। वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, जितने पार्टिकल आइस के वाटर में जाते हैं उतने ही वाटर के आइस बनने में भी आ जाते हैं। इसी पॉइंट को जहां पर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इसलिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो पता है ना आप सब लोगों को। सो फाइनली बस इतना सा ध्यान रखना है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, द वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज। अब हम चलते हैं आगे। अब इसको ग्राफिकली समझो। देखो, अगर आप बिल्कुल सिर्फ सॉल्वेंट लेते तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनता, जरा चेक करना। सिर्फ सॉल्वेंट लेते तो ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि इसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी सॉल्वेंट लेते तो ये ग्राफ आता। ये जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ बना रहा हूं, ये तो ग्राफ है आपका गैस से लिक्विड का, ठीक है, वेपर प्रेशर का। और ये हमारे पास जो ग्राफ है ना, फ्रोजन सिचुएशन पर है सॉल्वेंट का। लेकिन जैसे ही आपने देखना, जरा चेक करो, और ये आप देखो जरा ध्यान से, इसको चेक करिएगा। यहां पर बस ये प्रॉब्लम है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मुझे दोबारा बनाना पड़ता है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सही नहीं दे रखा। मैं आपको समझाता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये लाइन है, यहां पर ये जो लाइन है वो गैस से लिक्विड के लिए है, गैस से लिक्विड के लिए, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो। आप खुद से सोचो, यहां पर दे रखा है टेम्परेचर, इस तरफ बढ़ रहा है, और यहां पर वेपर प्रेशर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करते जाऊंगा, वेपर प्रेशर कम होते जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। टेम्परेचर कम करते जाऊंगा, वेपर प्रेशर कम होते जाएगा। ये तो ग्राफ निकल के आ रहा है लिक्विड फेज का। और सॉलिड फेज का ग्राफ तो और भी नीचे आएगा। मैं मान लेता हूं ये सॉलिड फेज का ग्राफ है, ये वाला सॉलिड फेज का ग्राफ है। सॉलिड फेज में तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर और कम होने लगती है, और ये दोनों जिस पॉइंट पर काट रहे हैं वही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको बोलेंगे TF0। ये सॉल्वेंट के लिए है, ध्यान से समझना, ये सॉल्वेंट के लिए है। समझ में आ गया। ये सॉल्वेंट के केस में लिक्विड का ग्राफ और सॉलिड का ग्राफ जिस पॉइंट पर काटता है
बस वही हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास ये वाला जो पॉइंट निकल के आ रहा है ना, वो TF नोट का वैल्यू है। अब मान लो कि सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा, तो अब वो ग्राफ यहां से शुरू होगा। अब ये बताओ कि उस पर्टिकुलर सॉलिड के ग्राफ को किधर काट रहा है। अब आप उसको जब नीचे लेके जाओगे तो वो सॉलिड के ग्राफ को ये देखो, ये तो पॉइंट नंबर 1 है जब वो प्योर सॉल्वेंट था, अचानक से वो इस पॉइंट पर काट रहा है जो ये सॉल्यूशन बन चुका है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट गया। TF की वैल्यू सॉल्यूशन बनते ही, ये तो सॉल्वेंट के लिए था, नीचे वाला ग्राफ सॉल्यूशन के लिए है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाने पर वेपर प्रेशर कम हो जाती है। ठीक है, तो अब अगर ये ग्राफ अगर आप पीछे लेके जाओगे तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर काट रहा है। यहां से साफ पता लग रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया। पहले फ्रीजिंग पॉइंट था TF नोट, फाइनली हो गया TF। तो डेल्टा TF का वैल्यू कितना आया? डेल्टा TF का वैल्यू कितना आया? दैट इज TF नोट माइनस TF। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझिए इसको। सबको समझ में आ गया? तो ये मतलब निकलता ओवरऑल इसका। अब आपको ना अगर नहीं भी पता है तो आप तो सिर्फ इतना समझो कि जो डेल्टा TF का वैल्यू भी है ना, वो भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डेल्टा TF का वैल्यू होता कितना है वो समझ लो, दैट इज TF नोट माइनस TF। अब बाकी सारा फॉर्मूला तो सेम है, मोलालिटी की ही वैल्यू रखनी है आपको, बाकी सारी चीजें तो सेम है। अगर मोलालिटी की देखो, यहाँ पर मोलालिटी की वैल्यू 1 रख दूं, ये डेल्टा TF का वैल्यू मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो विच इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? KF इंटू M। आप एक कांस्टेंट लगाओगे, इसी को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। आ गया सबको समझ में? इसी को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा आप चेक करो, यहां पर इसको हम लोग मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं KF। अब KF की यूनिट कैसे निकालोगे आप? KF को पहले डिफाइन कर लो। जब M की वैल्यू 1 रख दोगे, जब M की वैल्यू आप 1 रख दोगे तो डेल्टा TF KF के बराबर आ जाएगा। ये तो KF को डिफाइन करने का तरीका है। यानी कि जब मोलालिटी सॉल्यूशन की 1 होगी तो जो भी डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होगा। यूनिट कैसे निकालोगे KF की? दैट इज डेल्टा TF अपॉन M। डेल्टा TF की वैल्यू क्या होती है? केल्विन में होती है। M का वैल्यू क्या होता है? मोल पर kg, वो रख दो। सेम चीज है, कोई भी फर्क नहीं है। तो अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले तो ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? देखिए, अगर आपने यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझना। अगर आपने यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, इस तरफ अगर आपने दोनों तरफ सोल्वेंट ही भरा तो कोई फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोल्वेंट इतना यहां पर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इस तरफ भी सोल्वेंट है, इस तरफ भी सोल्वेंट है, तो कोई फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक तरफ तो सोल्वेंट भर दिया और दूसरी तरफ सॉल्यूशन भर दिया, तो आपको एक बात तो मालूम है कि सॉल्यूशन में सोल्वेंट अगर प्योर है तो वहां सोल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, और सॉल्यूशन में ऑब्वियसली सोल्वेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि उसमें सोल्यूट भी सेम क्वांटिटी का। यहां पर सोल्वेंट की क्वांटिटी यहां पर क्या हो जाएगी? कम। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सॉल्यूशन में सोल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोल्वेंट, या फिर कम होती है? ऑब्वियसली कम होती है, क्योंकि सॉल्यूशन तो सोल्वेंट और सोल्यूट दोनों से बनता है। आ रहा है समझ में? सॉल्यूशन जो बनता है सोल्वेंट और सोल्यूट दोनों से बनता है, जबकि सोल्वेंट में तो आपने प्योर सोल्वेंट भर रखा है। तो इस केस में क्या होगा? अगर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, मैं क्यों पूछ रहा हूं ये, तो सोल्वेंट है ना अपनी इच्छा से फ्लो होगा, हमेशा फ्लो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इस चीज को समझिए। अगर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में एक तरफ सोल्वेंट भर दिया, दूसरी तरफ सॉल्यूशन भर दिया, तो सोल्वेंट फ्लो होने लगेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सोल्वेंट ही क्यों फ्लो होता है? क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्लो नहीं हो सकते। अब आप बताओ कि हाई कॉन्सेंट्रेशन किधर है? 1 वाले कंटेनर में। लो कॉन्सेंट्रेशन किधर है? 2 वाले कंटेनर में। तो यहां से प्योर वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो निकल के गंदे वाटर यानी कि सॉल्यूशन में जाके मिल रहा है। इस नेचुरल फ्लो को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। पर अगर आप इसको रोकना चाहो तो उसके लिए आप क्या करोगे? मान लो आप चाहते नहीं हो कि फ्लो हो, तो आप एक क्या करो, यहां पर आप क्या करो, सिंपल सा एक काम करो, यहां पर है ना एक प्रेशर बना दो, एक यहां पर ढक्कन लगा दो और आप फ्लो होने ही मत दो। अब आपने क्या किया, यहां से सॉल्वेंट चाहता है फ्लो होना, लेकिन आपने बराबर का एक प्रेशर लगा दिया। ये प्रेशर आपने जो लगाया है बेसिकली इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जो कि पाई के बराबर होता है।
समझिए इस चीज को, सॉल्वेंट फ्लो होना चाहता है, ये चाहता है फ्लो हो जाए, लेकिन आपने ऊपर से प्रेशर लगा दिया और ये फ्लो हो ही नहीं पा रहा। तो जितना इक्वल प्रेशर लगाया है जिससे सॉल्वेंट अब फ्लो नहीं हो पा रहा है, उस प्रेशर को ही हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। कोई पूछे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसकी वजह से सॉल्वेंट का फ्लो, नेचुरल फ्लो बंद हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस बंद हो जाता है। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है सॉल्वेंट का फ्लो होना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लेकिन जब सॉल्वेंट फ्लो ना हो पाए, उसके लिए आपने जितना प्रेशर लगाया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या फर्क होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं आगे। फाइनली ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इसी को समझ सकते थे, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इनको आप गौर से देख लो। अब हम चलते हैं आगे। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, कल को गलती से मत पढ़ लेना। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट लिखा हुआ है, समझ में आ गया? उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन ये भी सही है क्योंकि यहां पर तो सोल्यूट लिखा है। आप खुद ही देख लो ना कहां फ्लो हो रहा है, अपना दिमाग लगाओ। यहां सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में नहीं बोला मैंने, जबकि यहां पर सोल्यूट के रिस्पेक्ट में लिखा है। स्टेटमेंट ये भी सही है और जो मैंने बोला वो भी सही है, बात एक ही है, बस कान अलग तरीके से पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। मजे की बात, जितना प्रेशर आप अप्लाई कर देते हो जिससे ऑस्मोसिस रुक जाता है, मतलब ये नेचुरल फ्लो रुक जाएगा, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो, जरा चेक करो, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहो तो वो कैसे निकाल सकते हो, वो इधर मैं आपको दिखा देता हूं। वो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, और मजे की बात, दैट पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड दैट पाई मींस ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो। आप इसको याद कैसे करोगे? आपने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा है ना, बस उससे याद कर लेना। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि गैस पे जो लो लगते हैं वो लिक्विड पे भी लगाए जा सकते हैं। सो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में यहां पर आप क्या लिख सकते हो, पी इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। सो पी इक्वल्स टू एन बाई वी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पी इक्वल्स टू सी आर टी, बस पी को ही पाई कहते हैं। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब, यहां पर सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। आप यही लो जो आपने गैस में लगाया था वही लो आप यहां पे भी लगा सकते हो। आता है सबको समझ में? अब हम चलते हैं आगे, फटाफट से इसको खत्म कर लेते हैं। मजे की बात, ऐसे दो सॉल्यूशन जिसमें पाई की वैल्यू बराबर हो, ऐसे दो सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, उन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं। कई बार पूछते हैं आइसोटोनिक क्या होता है, जिनमें पाई की वैल्यू इक्वल होती है, पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का इक्वल है, उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब कोई पूछे आइसोटोनिक के बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? हाइपो का मतलब होता है अंडर, आया सबको समझ में? हाइपो का मतलब क्या होता है, अंडर। इस चीज को समझ लो, यानी कि सॉल्यूशन 1 इज इन हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन 2 का उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सॉल्यूशन 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉल्यूशन 2 के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो हमारे लिए सॉल्यूशन 1 हाइपोटोनिक है, तो हमारे लिए सॉल्यूशन 2 क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। हाइपो मने कम, हाइपर मने ज्यादा, हाइपो मने अंडर, हाइपर मने ओवर, सिंपल। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा सवाल आइसोटोनिक में आते हैं। वो ऐसा बोलेगा कि दो सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब उनके पाई की वैल्यू इक्वल है। पाई क्या होता है, सीआरटी, उनकी सीआरटी की वैल्यू इक्वल है। अब उनमें कॉन्सेंट्रेशन निकालने को बोलेगा, जो कि बहुत आसान तरीके से निकल जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, हाइपो हाइपर क्या होते हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब आप जरा चेक करो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर देखिए, अब हमें पता था कि सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, दी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के। अब मजेदार बात यह है कि कुछ सोल्यूट इतने मतलब मनचले होते हैं कि या तो वो एसोसिएट हो जाते हैं या डिसोसिएट। मतलब आपने डाला ऊपर से दो, अंदर जाके दोनों जुड़ गए, तो हमारी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही थी किस पे, क्वांटिटी पे। आप तो सोच रहे थे आपने दो डाले, अंदर जाके एक ही हो गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। कई ऐसे शातिर होते हैं कि ऊपर से आपने डाला एक और अंदर जाके हो गए दो, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने सोच के बनाई थी एक के हिसाब से, लेकिन अंदर जाके तो वो दो निकल के आ गए।
तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आंसर गलत निकल के आते हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, RLVP, ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग और ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सारी की सारी डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, और क्वांटिटी आपकी यहाँ जो निकल के आ रही है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में तो चेंज हो जाएगी, तो गड़बड़ है, इसी को समझिए। तो यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनिशियली किसके प्रोपोर्शनल थी? नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सही है, नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आप डाल रहे थे ऊपर से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनली किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस और नो। बस इसी को वेंट ऑफ फैक्टर से दिखाएंगे, बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अब आप जरा चेक करो, तो यहां पर इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी यहां पर फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर आप रेशो निकालो तो किसके बराबर आएगा? फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जरा चेक करो, फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल सॉल्यूट, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं दोनों का रेशो निकालूं तो क्या निकल के आएगा? फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल, उसी को वेंटो फैक्टर बोलते हैं। अब वेंटो फैक्टर आई क्या होता है? वेंटो फैक्टर आई होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनल अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनिशियल। इनिशियली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी और फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, उनके रेशो को हम लोग वेंटो फैक्टर कहते हैं। यानी कि अगर आपको फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है तो आपको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, सही है। तो अब आप आ जाओ, आई से मल्टीप्लाई करने का इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, तो सब जगह आई से मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा चेक करो यहां पे, जैसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी आपके पास, सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। ये रहा आपके पास डेल्टा टीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के बी इंटू एम। बेंटो फैक्टर निकालते कैसे आपको बताता हूं। इसी तरह से टीएफ का फॉर्मूला भी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आई से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहां पर आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आईसीआरटी। बस सारे फॉर्मूले चेंज कर दो, डेल्टा टीबी आई के पी एम, डेल्टा टीएफ आई के एफ एम, पाई की वैल्यू आईसीआरटी, आरएलवीपी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आरएलवीपी पी ए नोट माइनस पीटी अपॉन पी ए नोट किसके बराबर हो जाएगी? आई इंटू एक्स बी। हो गया ना, यहां पर सब मॉडिफाई हो गए। अब बस हमें यह समझना है कि भैया एप्लीकेशन क्या है बेंटो फैक्टर की। तो एसोसिएशन के केस में चेक करते हैं सबसे पहले, बस अब खत्म होने वाला है। एसोसिएशन के केस में मान लो आपके सोल्यूट अंदर जाके जुड़ गए, एक था, 2 डाले थे, 1 बन गया। अब उसको दिखाएंगे कैसे, देखो, मतलब मान लो आपने n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डाले, n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डाले, जो कि अंदर जाके क्या बना देंगे? AN। आ रहा है समझ में? ये एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप CH3COOH, आपको पता है CH3COOH बेंजीन में जाके जुड़ जाता है, इसकी 2 यूनिट एक ही हो जाती है। अगर आपने बेंजीन यानी कि C6H5 में डाला, C6H6 में डाला तो डाइमराइज हो जाएगी, एक ही बन जाएगी। डाले थे आपने 2, बन गया 1। मतलब आप डाल रहे थे N और ये सारे के सारे N जुड़ के AN बना लिया, ठीक है। ये तो केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका है। इनिशियली आपने मान लो कितने डाले? 1। इनिशियली ये कितने बनेंगे? 0। फाइनली आपके मोल्स कितने बचे? मान लो 1 में से अल्फा मोल जो है ना वो एसोसिएट होने चले गए। इस चीज को समझिए, ये किसके लिए निकाला जा रहा है? ये वीक सॉल्यूट्स के लिए निकाला जा रहा है, जिनकी एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो होती है ना वो पूरी तरह से नहीं होती है। मान लो कि एक में से अल्फा पार्टिकल ही हैं जो एसोसिएशन के लिए गए, तो कितना बना लेंगे? जरा चेक करो, कितना बना लेंगे, जरा सोचो। n से 1 बनता है, ये रहा ना आपकी, ये जो यहां पर लिखी हुई है उस स्टोइकियोमेट्री को पढ़ो, n से 1 बनता है। और n से 1 बनता है तो 1 से कितना बनेगा? 1/n। तो अल्फा से कितना बनेगा? अल्फा/n। तो यहां से अल्फा/n बन गया। जो इक्वेशन आपने लिखी है Na से क्या बन गया? An। तो n से तो 1 ही बना रहे हो ना आप, n से 1 बना रहे हो तो अल्फा से कितना बनाएगा? अल्फा/n। अब आपको चेक करने कि भैया फाइनल मोल्स कितने हैं। जो प्रेजेंट है वो है 1 प्लस अल्फा। ये देखो 1 प्लस अल्फा, क्योंकि पूरे तो गए नहीं ना, 1 प्लस अल्फा भी उसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और अल्फा/n भी उसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो फाइनल मोल्स ये हैं। इनिशियल मोल कितने हैं आपके पास? 1। समझ में आता है? तो आपको पता है बेंटो फैक्टर एक्चुअली क्या होता है? फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। फाइनल मोल्स, इनिशियल मोल्स तो हमारे पास 1 है, फाइनल मोल्स कितने हैं? 1/s अल्फा प्लस अल्फा/n। ये चीज आपको याद रहेगी तो हो गया आपका काम। बेंटो फैक्टर का एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला क्या होता है? 1/s अल्फा प्लस अल्फा/n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्या है यहाँ पर?
डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जैसे होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। सबको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखना एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे, ये तो हो गया एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन के केस में एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड में दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक ही बन जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो दो डाले थे बन गया एक, लेकिन ये बेंजीन के केस में होता है। अब हम चलते हैं आगे, डिसोसिएशन के केस में क्या होगा। मान लो आपने क्या किया, एन मॉलिक्यूल डाला, वो अंदर जाके टूट गया, उसके एन मॉलिक्यूल अलग हो गए, यही लिखोगे। अब मान लो आपने इनिशियली एक डाला, बनेगा कितना, 0, क्योंकि इनिशियली है। मान लो फाइनली एक में से अल्फा गया टूटने, अगर एक में से अल्फा गया टूटने, हमको पता है कि एक डालोगे तो एन बनेंगे, तो अल्फा डालोगे तो कितने बनेंगे, एन अल्फा। तो अब फाइनल मोल्स कितने निकल के आ रहे हैं, एन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यही फाइनल मोल्स है। इनिशियल मोल्स कितने हैं, 1। तो डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये लो जी। तो मैं आपको कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है, एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू निकल के आता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। डिसोसिएशन के केस, ये तो हो गया एसोसिएशन वाला केस, एसोसिएशन वाला केस, ठीक है। अब डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बस इतना भी याद रह गया, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात है, यहां से आप अपने फॉर्मूले बना सकते हो, अल्फा की वैल्यू बाहर निकाल लो, आपके वही फॉर्मूले बन जाएंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है। सबको समझ में आता है। तो अब बस सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना, अगर एसोसिएशन है तो आई की वैल्यू वेंटो फैक्टर हमेशा लेस देन बनाएगा, डिसोसिएशन हो रहा है तो आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन बनाएगा। ऑब्वियसली डिसोसिएशन केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिसोसिएशन हो गया, सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ गई। एसोसिएशन के केस में हमारे पास जो सॉल्यूट की क्वांटिटी घट गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएंगी। तो आई की वैल्यू भी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आई की वैल्यू बढ़ी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आई की वैल्यू घट गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आई से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। आ रहा है समझ में। और मोलिकुलर मास का हमेशा उससे उल्टा होता है। आप जरा चेक करो, सब लोग मुझे बताओ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हो, गिवन मास बाई मोलर मास। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास। सही है, बस अब हो गया आपका काम। मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनिशियल अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनल विच इज इक्वल्स टू मोलर मास फाइनल अपॉन मोलर मास इनिशियल। ये लो जी, आपका मोलर मास में भी रिलेशन आ गया। सबको क्लियर है? बस अब तो खत्म होने वाला है, हो गया। अब चाहो तो इस पे एक सवाल कर लो, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, खुद से ट्राई करो, इसका आंसर फटाफट से निकालो। आपको क्या दे रखा है, प्रॉब्लम दे रखी है। प्रॉब्लम में क्या लिखा है, ऑन द फॉलोइंग पॉइंट 1 कैपिटल एम एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। किस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, डेल्टा टीएफ का वैल्यू हाईएस्ट किस में होगा, हाईएस्ट उसी में होगा जो ज्यादा सॉल्यूट देगा। अब केसीएल के केस में लो, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। ये आपके पास यहां पर ये सॉल्यूशन लिखा जा रहा है, जो मैंने बोला मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, केसीएल के केस में एक्वस सॉल्यूशन में वो 2 आयन देगा, यानी कि आई की वैल्यू 2 होगी। आपको पता है कि जो C6H12O6 है वो कभी नहीं टूटता, इसके लिए आई की वैल्यू 1 होगी। K2SO4 में आपको 2 K+ के आयन मिलेंगे और एक SO4- आयन मिलेगा, आई की वैल्यू 3 होगी। Al2SO4 होल थ्राइस में 2 Al+2 मिलेंगे, 3 SO4- मिलेंगे, आई की वैल्यू 5 होगी। NaCl के केस में आई की वैल्यू 2 होगी। तो जिसके लिए आई का वैल्यू हाई है, आई का वैल्यू जिसके लिए हाई है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हाई होगी। और आपसे डेल्टा टीएफ का वैल्यू ही तो पूछा है। आंसर किस में आएगा, सब लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। ऑब्वियसली किसके लिए आएगा, Al2SO4। सो फाइनली गाइस, हमने यहां पर चैप्टर फिनिश कर लिया है। फाइनली याद करने की चीजें क्या है, वेंटो फैक्टर के अंदर एसोसिएशन में केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, डिसोसिएशन केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। वैल्यू क्या होती है वो यहां पर लिखी हुई है, इनसे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा।
और आई की वैल्यू जनरली कैसे लिखी जाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनल यानी कि ऑब्जर्व्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और वेंट ऑफ फैक्टर से आप काफी चीजों की कैलकुलेशन कर सकते हो। सो फाइनली गाइस हमने सॉल्यूशन चैप्टर का भी ओवरऑल एक ही लेक्चर में, 1.5 घंटे का लेक्चर ऑलमोस्ट हुआ है, 1.5 घंटे में सॉल्यूशन चैप्टर को भी हमने खत्म कर लिया। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसमें सॉल्यूशन चैप्टर में आपको रोल्ट लॉ को ध्यान से पढ़ना है। समराइज कर देता हूं, रोल्ट लॉ पे ध्यान देना। रोल्ट लॉ डाल्टन लॉ में फर्क था और हेनरी लॉ में भी फर्क था। हेनरी लॉ कब लगाते हो, जब आप एक पर्टिकुलर गैस लेते हो, उसको लिक्विड में डालने की कोशिश करते हो। तो उस केस में गैस जो प्रेशर बना रही है वो लिक्विड फेज में उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली चीज तो ये। रोल्ट लॉ वेपर, रोल्ट लॉ वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए लगता है। रोल्ट लॉ और हेनरी लॉ में फर्क क्या है, हेनरी लॉ तो गैस और लिक्विड के केस में लगता है, गैस को लिक्विड में घोलने की कोशिश कर रहे हो, गैस अलग है लिक्विड अलग है। रोल्ट लॉ वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए लगता है, जिसमें वो खुद वोलेटाइल लिक्विड ही गैसियस फॉर्म बना रहा है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट दोनों की सेम है। वो सिर्फ हर बार यही बोलते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वोलेटाइल सब्सटेंस या फिर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड। लेकिन डाल्टन लॉ अलग था। डाल्टन लॉ ये कहता था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। यानी कि हेनरी लॉ और रोल्ट लॉ को मतलब था मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म से, और यहां पर डाल्टन लॉ को फर्क पड़ता है मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म से। इसके अलावा वेंट ऑफ फैक्टर आपको क्लियर होना चाहिए। आई की वैल्यू एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होती है, डिसोसिएशन के केस में मोर देन 1 होती है। वैल्यू होती कितनी है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन एसोसिएशन के केस में, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिसोसिएशन के केस में। इससे आपके न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। सो चलो गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज। आई थिंक आपको ये पूरा सेशन भी काम देगा। यहां पर सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो